अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। जो ही सुमन ने सीमा के ऑफिस से कदम बाहर रखा, वो किसी भारी भरकम ऊंचे लंबे मजबूत वजूद से टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी फाइल ज़मीन बोस हो गई और सारी दस्तावेजात फर्श पर बिखर गईं। वो फौरन इन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी ही थी कि टकराने वाले वजूद से बड़ी दिलकश आवाज़ में माजरत की गई। ओह, आई एम सॉरी। सुमन ने सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक फरबा मगर बहुत पुरकशिश शख्स खड़ा था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, स्याह घने चमकते बाल, स्याह चमकती आंखें, शेव चेहरा, लंबा कद, खूबसूरत नाक और कुशादा पेशानी पर बिखरे बालों का स्टाइल उसे मुनफरिद बना रहा था। सफ़ेद शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस किसी कीमती परफ्यूम की खुशबू में महकता वो बिलाशुबा एक हसीन मर्द था, बशर्ते कि वो इतना ज़्यादा मोटा ना होता। सुमन ने पल भर में उसकी शख्सियत का जायज़ा लेकर दिल ही दिल में उसके मुतल्लिक राय भी कायम कर ली थी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, मेरे पेपर्स इकट्ठे करें। मैंने इतनी मुश्किल से तरतीब से सबके सब स्टेपल करके रखे थे, अब सब खराब हो गए। उसने उजलत में तेज़ लहजे में कहा तो उन्होंने कदरे झुककर उसे देखा। सीमा सुमन की आवाज़ सुनकर बाहर आई तो उसकी आंखें हैरत से उसे देख रही थीं। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने इन्हें कागजात उठाते देखकर पूछा। मेरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। इनकी जगह सुमन ने जवाब दिया। सुमन, पागल हो गई हो, ये मेरे सर हैं। सीमा ने उसे घूरते हुए आहिस्तगी से बताया। सर हो या पैर, मेरी बला से, सुमन ने बेनियाजी से कहा, जो सीमा के सर ने वाज़े तौर पर सुन लिया था। वो फाइल के पेपर्स उठाकर खड़े हो गए। लीजिए अपनी फाइल और पेपर्स। उन्होंने फाइल सीमा के हाथ में थमाते हुए कहा। शुक्रिया तो कह दो, सीमा ने उसकी कोहनी मारकर कहा। बॉस तुम्हारे हैं, तुम ही खुशामद करो। हाँ शुक्रिया जनाब। सुमन ने फाइल संभाल कर उनकी तरफ देखते हुए कहा। सॉरी सर, ये ज़रा मुँह फट सी है, सीमा ने डरते हुए कहा। क्या मैं मुँह फट हूँ? सुमन उसे घूरते हुए बोली। नहीं बाबा, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। सीमा ने उसे धकेलते हुए कहा। जल्दी आओ, मैं 5 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी। वो तेज़ी से कहती आगे बढ़ गई। सीमा ने अपने बॉस को देखते हुए उसके रवैये की माजरत की। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। इट्स ऑल राइट, आप जाएं, ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया है, वरना वो आपको कभी नहीं बख्शेंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, वो मुस्कुराते हुए बोली और अपना शोल्डर बैग उठाकर बैरूनी दरवाजे की समत दौड़ी। सामी भी मुस्कुराते हुए पार्किंग एरिया की तरफ चल दिए। बड़े अफसोस की बात है सुमन, आज तुम पहली बार मेरे ऑफिस आई थी और आते ही ये गुल खिला दिया। सीमा ने ऑफिस एरिया से बाहर निकलते हुए उससे कहा। आखिर सुमन हूँ, गुल ही खिलाऊंगी ना, वो मुस्कुराते हुए बोली। और ये तुम्हारी फाइल गिरी कैसे थी? इस जंबो जेट से टक्कर हुई थी। जंबो जेट? यू मीन मेरे बॉस? सीमा ने हैरत से पूछा। हाँ हाँ वही, तुम्हारे मासूम से बॉस, इतना मोटा, उफ, करते क्या है ये तुम्हारे बिग बॉस। मुझे तो लगता है सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते होंगे और इनकी मेज़ खाने पीने के लवाजमात से भरी रहती होगी। मेरी मानो तो इन्हें चलने फिरने के काम पर लगाओ, वरना मौसूफ किसी दिन बैठे बैठे ही फट जाएंगे। सुमन ने गाड़ी के करीब रुककर मुस्कुराते हुए कहा। शर्म करो सुमन, किसी को तो बख्श दिया करो, इतने महज़ब और डिसेंट इंसान हैं। सामी साहब इतने दोस्ताना माहौल में काम लेते हैं सबसे, ख़वातीन का तो बहुत एहतराम करते हैं वो, सीमा ने तेज़ी से कहा। शायद इसी एहतराम के सबब कोई खातून इनके मोटापे समेत कबूल कर ले। सुमन बोलने से बाज ना आई। लानत हो तुम पर, सीमा ने गुस्से से कहा तो वो हंस पड़ी। वाह भाई, बिग बॉस की इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, इस पर दोस्ताना माहौल में काम लेते हैं जनाब। मैं खुरम भाई को बताऊंगी कि आपकी मंगेतर किसी और सर के चक्कर में है। सुमन ने उसे सताने के लिए शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। बकवास नहीं करो, खबरदार जो खुरम से कोई उल्टी सीधी बात की। वैसे भी तुम्हारा भाई उल्टी खोपड़ी का है, मेरे मामले में खासा पॉजिटिव है। सीमा ने गाड़ी में बैठते हुए उसे लिताड़ा। तो शुक्र अदा करो कि इतना प्यार करने वाला बंदा मिला है। तुम हो कि अपने बॉस के ही गुन गाए जा रही हो, सुमन ने फ्रंट सीट संभालते हुए कहा। वो हैं ही इतने अच्छे और मैं इन्हें भाई समझती हूँ। जितना एहतराम वो मुझे या किसी और ऑफिस की लड़की को देते हैं, ये इनके मिजाज का हिस्सा है। इनके वालिदैन ने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है। सीमा ने उसे देखते हुए कहा। चलो मान लिया, वैसे तुमने जिस तरह अपने बॉस की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, मैं तो समझी थी कि मौसूफ कोई 60-62 की लाइन में खड़े होंगे, मगर ये मिस्टर स्वामी तो बमुश्किल 25-26 के दरमियान लगते हैं, मोटापा निकाल के। वो हंसकर बोली। तुम इनके मोटापे को ना देखो,
ان کی بزنس مہارت دیکھو، ذہانت اور فیصلے کی قوت کو دیکھو۔ وہ پل بھر میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ مجھے تو 7 ماہ ہوئے ہیں ان کی کمپنی میں کام کرتے ہوئے، اور میں نے انہیں بہت قریب سے بھی دیکھا ہے اور آفس اور کمپنی کے دیگر لوگوں سے بھی سنا ہے۔ جب سے سامی صاحب نے بزنس سنبھالا ہے، ان کا بزنس بہت وسیع پیمانے پر پھیل گیا ہے۔ اور کیوں نہ پھیلے، وہ صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنی آمدنی کی اپنے تمام امپلائیز اور ورکرز کا خیال رکھتے ہیں، سب کو عزت دیتے ہیں، سبھی ان کی دل سے عزت بھی کرتے ہیں، کام بھی دل لگا کر کرتے ہیں۔ سامی صاحب ہر کام پر دھیان دیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات پر توجہ دیتے ہیں۔ سیما سامی صاحب کی تعریف میں رتب النساں تھی، بس اپنی ذات پر توجہ نہیں دیتے، اس لیے ان کے بزنس کی طرح ان کا بدن بھی بہت وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولی، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ سیما نے اس کے مکہ جڑ دیا، سوری یار، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے موٹے لوگوں اور موٹاپے سے سخت الرجی ہے۔ اوکے، اب تمہارے بگ باس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گی، اب گھر چلو، میرا بھوک سے برا حال ہے۔ اس نے اپنی ہنسی روک کر صاف گوئی سے کہا، تو سیما نے بھی خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ محمد حسین اور مومنہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، جمال حسین اور کمال حسین۔ جمال حسین کی شادی محمد حسین نے اپنی بہن کی بیٹی عائشہ سے کی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے حسن اور حسنین اور 1 بیٹی سیما۔ کمال حسین کی شادی مومنہ بیگم نے اپنی بھتیجی مسرت سے کی تھی اور ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے خرم اور ارحم اور 2 بیٹیاں ایمن اور سمن۔ سیما اور خرم کی منگنی ہو چکی تھی، ایمن اور حسن کی شادی 2 سال قبل ہوئی تھی اور اب ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حسین لاج میں دونوں خاندان شروع سے ہی اکٹھے رہ رہے تھے۔ محمد حسین ذمہ دار تھے، جمال حسین اور کمال حسین کو انہوں نے کچھ زمین بیچ کر شوگر مل لگوا دی تھی۔ دونوں بھائی شوگر مل چلا رہے تھے۔ حسن انجینئر تھے اور حسنین میڈیکل کے شعبے میں آخری سال میں تھا۔ سیما نے 1 سال پہلے BSc کیا تھا اور کمپیوٹر کورس کے بعد احمد انڈسٹریز کی ایک آفس برانچ میں جاب کر رہی تھی۔ اس کی منگنی خرم کے ساتھ 2 سال پہلے حسن اور ایمن کی شادی کے موقع پر کر دی گئی تھی۔ چند ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ حسنین فی الحال شادی اور منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس کا اسپیشلائزیشن کا ارادہ تھا۔ ارحم FSc کر رہا تھا اور سمن BCom کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ حسین لاج میں 2 پورشن تھے، ڈبل سٹوری اور اوپر نیچے کا آدھا پورشن دونوں خاندانوں کے استعمال میں تھا، مگر کچن ایک ہی تھا۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لاؤنج میں TV دیکھنا، سب اکٹھے ہی ہوتے تھے۔ السلام علیکم، سمن نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے کہا، جہاں ایک گریسفل خاتون سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس مسکرا کر مسرت اور مومنہ بیگم سے باتیں کر رہی تھیں اور ایک صاحب کمال حسین سے محو گفتگو تھے۔ وعلیکم السلام، سب نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ سمن ہے نا؟ ان گریسفل خاتون نے سمن کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو سمن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی تھا، مگر جو ہی اس کی نظر خرم اور حسن کے ساتھ دائیں جانب صوفے پر بیٹھے سیما کے باس سامی پر پڑی تو اس کی حیرت مزید سوا ہو گئی۔ تو کیا سیما اور سامی؟ او نو، خرم بھائی کا کیا بنے گا؟ سمن کے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا، مگر اسے اپنا خیال جھٹکنا پڑا کیونکہ وہ خاتون سامی کی والدہ تھیں اور اسے پیار کر رہی تھیں۔ بہت ذہین مگر شریر ہے ہماری سمن، مسرت بتا رہی تھیں۔ بھائی ماشاءاللہ، ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، بس آپ جلدی سے ہمیں سوچ کر جواب دے دیں۔ سمن کو دیکھنے کے بعد تو دل چاہ رہا ہے کہ ابھی سے اپنے ساتھ لے جائیں، مسز سائرہ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے فیصلے سوچ سمجھ کر سب سے مشورہ کر کے ہی کیے جاتے ہیں۔ ہم سب آپس میں مشورہ کر کے آپ کو جواب سے آگاہ کر دیں گے۔ ویسے آپ سے تو پرانی شناسائی نکل آئی ہے۔ سمن بیٹا، یہ سیما کے باس سامی کی والدہ ہیں، سائرہ۔ ہم کالج میں 4 سال اکٹھے ہی پڑھتے رہے ہیں، مسرت مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اور وہ ہمنکوں کی طرح کبھی ان دونوں کا تو کبھی سامی کا منہ تک رہی تھی، جو بظاہر اس کی آمد سے لا تعلق بنے بیٹھے تھے، مگر پوری توجہ سے اس کی جانب مائل تھے۔ اب بس بھی کرو بھائی، کھانا کھاتے ہوئے بھی مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ سمن نے دل میں سوچا، یہ سامی ہے تو یہ سومو ہے، سومو پہلوان۔ کھانا لگ گیا ہے، سیما نے آ کر اطلاع دی تھی، تو سمن کا دل چاہا کہ اسے کچا چبا ڈالے۔ مما، میں چینج کر لوں؟ سمن نے کہا۔ ہاں بیٹا جاؤ، مسرت نے محبت سے کہا تو وہ سیما اور سامی کو خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دیکھ لوں گی میں اس سیما کو، اس نے میری کزن اور دوست ہو کر میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور وہ بھی اتنا موٹا۔ وہ غصے سے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سیما اسے کھانے کے لیے بلانے آئے گی تو وہ اسے کھری کھری سنائے گی، مگر کافی دیر انتظار کے بعد جب سیما نہ آئی تو وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔
नहाकर ताज़ा दम होकर बाहर निकली तो सीमा ट्रे में इसके लिए खाना लिए कमरे में दाखिल हो रही थी। लो खाना खा लो। सीमा ने मुस्कुराते हुए ट्रे मेज पर रख दी। जहर खिला दो मुझे, वो गुस्से से बालों पर ब्रश फेरते हुए बोली। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? सीमा ने मासूमियत से पूछा। घर में पूरी दावत का एहतमाम है, सब इस वक्त घर में मौजूद हैं, बमा तुम्हारे बिग बॉस और इनकी फैमिली के, और पूछ रही हो कि मैंने क्या किया है? अंदर ही अंदर तुम ये खिचड़ी पकाती नहीं। सुमन ने तंज किया। हलीम नहीं होता मोहतरमा, खिचड़ी होती है। सीमा ने हंसकर उसके जुमले की तस्दीक की। खिचड़ी ऐसी नहीं होती मोहतरमा, तुमने हलीम ही पकाया है 12 मिसालें डालकर, सबके सब शरीक हैं। वाह भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। स्वामी भाई हसन भाई के दोस्त और क्लास फेलो निकल आए, और इनकी वालदा मेरी वालदा की क्लास फेलो रह चुकी हैं। कैसा हसीन इत्तफाक है। सीमा ने मुस्कुराते हुए खुशी से भरे लहजे में कहा। हसीन नहीं, मोटा, उसने वजाहत ज़रूरी समझी। स्वामी ऑफिस आने के लिए बाहर निकले थे। सुमन की आवाज़ और ये जुमला इनके कानों में पड़ा तो इनके कदम खुद ब खुद खिड़की के करीब रुक गए। सुमन, क्या है यार, सब खुश हैं इस रिश्ते से। सीमा ने उसे समझाना चाहा। पत्थर, वो पत्थर नहीं है, पूरा पहाड़ है, पहाड़, और वो भी गोश्त का पहाड़। बाबा ने मेरी शादी करानी है या पहलवानी सिखानी है मुझे? तुम्हारे स्वामी भाई पूरे सोमू पहलवान हैं, मुझे नहीं करनी उनसे शादी। उसके इस जुमले ने बाहर खड़े स्वामी के दिल पर आरी ही चला दी थी। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में स्वामी भाई से शादी करना ही लिखा हो। जभी तो स्वामी भाई की अभी तक शादी नहीं हुई और उन्होंने पहली नज़र में तुम्हें पसंद कर लिया और मेरे ज़रिए यहाँ तक पहुँच गए। सीमा ने नरमी से कहा। वो अगर कभी बगौर आईना देख लेना तो इन्हें अपनी शादी ना होने का सबब मालूम हो जाएगा। इतने मोटे और भारी भरकम दुल्हा को देख कर तो बेचारी दुल्हन का दम ही निकल जाएगा। सुमन ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर कहा। खैर, अब वो इतने मोटे भी नहीं हैं, तुम नाहक इन्हें इतना बेइज्जत कर रही हो। सीमा ने गुस्से से कहा। मैं इन्हें बेइज्जत नहीं कर रही, बस इनसे शादी नहीं करूँगी। लोग क्या कहेंगे, एक भिंडी और दूसरा कद्दू। माय डियर कज़न, मियाँ बीवी इज़्दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर इनमें तवाज़ुन ना हो तो गाड़ी सही सिमत नहीं चल सकती। यहाँ तो एक पहिया साइकिल का है तो दूसरा ट्रक का। वो संजीदगी से बोलती स्वामी के दिलो दिमाग से गुजर गई। शर्म करो सुमन, किसी के सब कुछ परफेक्ट थोड़ी मिलता है। तुम स्वामी भाई के मोटापे से हटकर इनकी खूबियों को देखोगी तो फैसला इन्हीं के हक में करोगी। सीमा ने संजीदगी से कहा। जी नहीं, इनका मोटापा इनकी तमाम खूबियों पर भारी है। देख लेना, 2-3 साल में अदनान खान के बराबर आ जाएंगे। उसने तमस्कुर उड़ाते हुए कहा। तौबा, तुम भी किसकी मिसाल दे रही हो? वो बहुत मोटा है, इसकी तो आंखें भी मोटापे की वजह से नजर नहीं आती। सीमा ने हंसकर कहा। मगर उसकी आंखों को खाने के लवाजमात से भरी मेज दूर से नजर आ जाती है। सुमन ने कहा तो वो हंसकर बोली। अच्छा, इसे छोड़ो, ये बताओ, अगर स्वामी भाई अपना वजन कम कर ले तो? बहुत मुश्किल है, बरसों की चर्बी दिनों में नहीं पिघलेगी। सुमन खाने के लुक में उठाती और बेड पर बैठते हुए बोली। और अगर वह ऐसा कर लें तो? सीमा ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। तो मैं इन्हें अपना सच्चा आशिक मान लूँगी और फ़ौरन उनसे शादी कर लूँगी। पक्की बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह पक्की। मगर ऐसा होगा नहीं। उसने प्लेट में रखा कबाब उठाया और चक्कर बोली। तुम इन्हें टाइम तो दो। चलो, मेरे एग्ज़ाम्स में तकरीबन 7 माह बाकी हैं। शादी तो वैसे भी एग्ज़ाम्स के बाद ही होगी। तब तक वो अपना वज़न कम कर लें, अपना आप नॉर्मल करके दिखाएं। और ये मोटापा आर्जी तौर पर कम नहीं होता, मुस्तकिल कम होना चाहिए। उसने बिरयानी खाते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्वामी ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा और अंदर आ गए। वो दोनों इन्हें देखकर सिटपटा गई। सुमन के हाथ से बिरयानी से भरा चम्मच छूट गया। माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इत्तफाक से आप दोनों की सारी गुफ्तगू मैंने सुन ली है। वो अपनी मखसूस नरमी और खुशखुल्की से बोले। वो सुमन तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मिस सुमन, मुझे आज से पहले ना खुद अपने मोटापे का एहसास हुआ था और ना ही कभी किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया है। आपकी बातों ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, लेकिन क्या मोटे लोगों को मोहब्बत करने का हक हासिल नहीं है? स्वामी ने उसकी चांदनी बिखेरते चेहरे को देखते हुए पूछा। मिस सुमन, मोहब्बत करने के लिए स्टेटस, फैमिली, बैकग्राउंड, पैसा, फेस और फिगर नहीं देखा जाता। ये तो बस हो जाती है ख़त्म खुद ब खुद, जैसे मुझे आपसे हो गई मोहब्बत अचानक लम्हे भर में, और मैं इतना मोटा और भारी भरकम होने के बावजूद आपकी मोहब्बत के सामने चारों शाने चित हो गया हूँ। बहरहाल मुझे आपकी साफ गोई पसंद आई, लेकिन इससे मेरे दिल में आपकी मोहब्बत कम नहीं हुई और ना होगी। हाँ, अलबत्ता आपको यह हक हासिल है कि आप मुझे रद्द कर दें, मेरा प्रपोज़ल ठुकरा दें, मुझे अपने काबिल ना समझें। मैं आपको इस रिश्ते के लिए ज़बरदस्ती आमादगी पर मजबूर नहीं करूँगा। जो फैसला आपका दिल और दिमाग करे, बेशक आप उस पर अमल करें, मगर सोच समझ कर। और 7 माह तक का जो टाइम आपने मुझे दिया है, उसके बाद भी अगर मैं आपकी तवक्कुआत और मयार पर पूरा ना उतर सकूं,
तो आप अपने बारे में कोई भी फैसला करने के लिए आज़ाद होंगी। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा और ना ही आप अपने घर वालों के दबाव में आकर मेरा प्रपोजल कबूल करेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्वामी ने बहुत नरमी से रसानियत से अपनी बात मुकम्मल की और कमरे से बाहर निकल गए। सुमन के दिल में अलबत्ता अपने लिए एहतराम का जज्बा ज़रूर पैदा कर गए थे। वो इनके सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त पर हैरान थी। बस ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में? सीमा ने उसे लताड़ते हुए कहा। यार, कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है, मुझे क्या पता था कि वो सुन लेंगे, सुमन ने संजीदगी से कहा। तो सीमा ने तासुब से उसे देखकर कहा, तुमने बहुत हर्ट किया है इन्हें। अगर इनकी जगह कोई और होता तो तुम्हारा सर फाड़ देता। कसम से हीरा है सामी भाई, चिराग लेकर भी ढूंढोगी ना तब भी ऐसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा तुम्हें। चिराग की लो में तो वाकई इतना ऊंचा लंबा मोटा आदमी नहीं ढूंढा जा सकता। उसे ढूंढने के लिए तो फ्लड लाइट्स की ज़रूरत होगी, वो शरारत से बोली। लानत है तुम पर। सीमा ने हंसते हुए तकिया उठाकर उसको दे मारा और वो हंसती हुई चली गई। फिर सीमा ने मुसर्रत को सुमन के ख्यालात और स्वामी की गुफ्तगू कह सुनाई। मुसर्रत क्या सभी अपना सर पीट कर रह गए। स्वामी के मोटापे को कोई अहमियत नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपनी खुश अखलाकी, खुश मिजाजी, बिजनेस में कामयाबी और मजबूत फैमिली बैकग्राउंड की वजह से छोटों बड़ों सभी को बहुत पसंद आए थे। हसन इनकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रहे थे। मुसर्रत को सायरा यानी सामी की वालदा कॉलेज के ज़माने से ही पसंद थी। वो इस रिश्ते को सुमन के लिए एक इनाम और रब का तोहफा ख़ास समझ रही थी। सामी की फैमिली हुसैन फैमिली से माशी एतबार से हर लिहाज से आगे और मजबूत थी। फिर सायरा और अहमद साहब के 2 ही बेटे थे। अपने बाअखलाक, शरीफ, खुशहाल और बाइज़्ज़त घराने से सुमन का रिश्ता आना सुमन की खुशनसीबी ही तो था। मगर सुमन की सिर्फ एक ही शर्त थी, वो अपना मोटापा कम कर लें। तो मुझे इनसे शादी पर कोई एतराज़ नहीं। मैं सामी को जानता हूँ, वो जिस काम की ठान लेता है, लगन सच्ची हो तो हर काम में कामयाब व कामरान लौटता है। ये तो फिर मामूली सा मोटापा है, देखना वो तुम्हारी ये शर्त ज़रूर पूरी करेगा। बस तुम शादी के लिए तैयार रहना। हसन ने सुमन को देखते हुए यकीन भरे लहजे में कहा। देखेंगे, सुमन ने कंधे उचकाए। ओ बेवकूफ़ लड़की, हर चीज़ नहीं देखी जाती। सबको सब कुछ कब मिलता है? मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। स्वामी में कोई कमी नहीं है, मुसर्रत ने समझाया। तो मैंने कब कहा है कि कमी है इनमें? ज़्यादती है वज़न की, सुमन बोली। वही मुर्गी की एक टांग। मुसर्रत ने अपना माथा पीट लिया। क्या है मामा, जब शादी मेरे एग्ज़ाम्स के बाद होनी है तो आप लोग अभी से क्यों मुझे टेंशन दे रहे हैं? और जो वजह आप नज़रअंदाज करने को कह रही हैं ना, वो सबसे पहले नज़र आती है। इतने वसी और इस रकबे पर फैले हुए आदमी पर तो दूर से ही नज़र पड़ जाती है। सुमन ने कहा तो सबको हंसी आ गई। बहरहाल हमें अहमद और सायरा की फैमिली बहुत पसंद आई है। तुम्हारी शादी उसी घर में होगी। मुमना बेगम ने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी। अगले दिन ऑफिस में सीमा ने सामी से चंद ज़रूरी कागजात पर इनके दस्तखत कराने के बाद उनसे सुमन के रवैये पर माजरत का सोचा। इसकी वजह से वो नाहक उनसे शर्मिंदा थी। हालांकि उन्होंने कल के वाक़ये का कोई जिक्र नहीं किया था। वो इसी तरह काम में मसरूफ़ थे जैसे कल से पहले होते थे। एक्सक्यूज़ मी सर, सीमा जाते जाते वापस पलट आई। जी मिस सीमा, एनी प्रॉब्लम? सामी ने फाइल से निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो झिझकते हुए बोली, सर वो आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया, कहकर वो इनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। कहिए। सामी पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो था। वो इन्हें कुछ शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी। सर, दरअसल मैं आपसे सुमन के रवैये पर माजरत करना चाह रही थी। कल जो कुछ उसने कहा, आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, वो दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत हसास, लमिंग और केयरिंग लड़की है। सीमा ने आहिस्तगी से कहा। आपके ख्याल में मुझ में ये खूबियाँ नहीं होंगी? स्वामी ने मुस्कुराते हुए नरमी से पूछा तो उसने ईमानदारी से जवाब दिया, होंगी सर, क्यों नहीं होंगी। आप तो मेरे आइडियल हैं। मुझ समेत हम सब घर वाले आपके प्रपोजल पर खुश हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मगर जिससे रिश्ता जुड़ना है उसे तो एतराज़ है ना। जी सर, दरअसल वो शुरू से ही मोटापे से चिढ़ती है। हमारे स्कूल की एक टीचर बहुत दुबली पतली हुआ करती थी। इनके शौहर बहुत मोटे थे तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। बस तब से सुमन के दिमाग में ये बात बैठ गई है। उसे खदशा है कि उसकी टीचर की तरह लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे। सीमा ने सुमन की भरपूर हमायत और सफाई पेश करते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप परेशान और शर्मिंदा ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए नरमी से बोले, इंशाल्लाह सर। उसने दिल से कहा, सर प्लीज़ आप सुमन को गलत मत समझिएगा। मोहब्बत के मतलब गलत राय कायम करना मेरी नेचर में नहीं है, बिल्कुल। बल्कि सुमन तो मेरी मोहसन है। उन्होंने मेरी इस खामी की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई, जिसकी तरफ आज तक मेरे दोस्त अहबाब हत्ता के मेरे घर वालों ने भी तवज्जो नहीं दिलाई थी। मुझे खुद भी अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देने का ख्याल इसलिए नहीं आया कि मैंने खुद को मुसलसल तालीम और बिज़नेस में उलझाए रखा था अब तक। और मिस सीमा,
शर्मिंदगी की बात ये नहीं कि कोई अजनबी या गैर आपको आपकी किसी खामी के मुतल्लिक 4 लोगों के सामने आगाह करे, बल्कि मेरे नज़दीक शर्मिंदगी इस बात में है कि आप अपनी इस खामी को दूर ना कर सकें। हमारा सच्चा दोस्त और खैर ख्वाह वही होता है जो हमें हमारी किसी कमज़ोरी, कमी या खामी से आगाह करता है। मैं सुमन का शुक्रगुजार हूँ कि इनकी साफ गोई ने मुझे अपनी तरफ ध्यान देने और अपने लिए वक्त निकालने का एहसास दिलाया है। इंशाल्लाह अब मैं अपनी तरफ से गाफिल नहीं रहूँगा। हाँ, आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरी वजह से सुमन को ना मजबूर करेंगे और ना ही परेशान करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मुतालिक 7 माह बाद जो भी फैसला करे अपने दिल से करें, किसी के दबाव में आकर ना करें। वो नरमी और संजीदगी से बोले, जी सर, मैं सबको बता दूंगी। मैं तो इसलिए शर्मिंदा थी कि सुमन ने आपको इतना कुछ कह दिया। सीमा ने दिल से इनकी अजमत को सलाम करते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए धीमे नरम लहजे में बोले, मिस सीमा, सुमन मेरे लिए अब गैर नहीं है, इसलिए कि जो लोग हमारे दिल में जगह बना लेते हैं वो हमारे लिए गैर नहीं रहते, बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा अपने लगते हैं। सीमा ने इन्हें रश्क से देखते हुए कहा तो वो हंस पड़े। इंशाल्लाह आपको हमारी शादी एंजॉय करने का मौका ज़रूर मिलेगा और मेरे ख्याल में बातें बहुत हो गई, अब काम होना चाहिए। जी सर, शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी खिसकाकर खड़ी हो गई। सीमा ने घर आकर सबसे पहले सुमन को सामी से होने वाली गुफ्तगू कह सुनाई तो सुमन जो पहले कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, अपने रवैये पर सीमा की ज़ुबानी स्वामी के अपने लिए ख्यालात और एहसासात जानकर वो बीच बीच निदामत के समंदर में गोताजन हो गई। सुमन फितरतन और मिजाजन एक शोख और शरीर हंसने हंसाने वाली मगर ज़हीन लड़की थी। उसे अगर कभी यह एहसास हो जाता कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो फ़ौरन उस शख्स से माफ़ी मांग लेती। स्वामी के सिलसिले में पहली बार उसे बड़ी शिद्दत से निदामत का दौरा पड़ा था। इनके मोटापे से कतई नज़र वो इनके नरम मिजाजी, धीमेपन, बर्दाश्त, मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र और शराफत से बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी और उसे रह रह कर ये एहसास सता रहा था कि उसने एक अच्छे मुखलिस और नफीस इंसान का दिल दुखाया है, उसे एहसास से कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश की है। हालांकि वो जो कुछ इनके बारे में सुन चुकी थी इसे अंदाज़ा हो गया था कि सामी एहसास कमतरी में मुब्तला होने वालों में से नहीं है, वो अपनी खामी और कमज़ोरी दूर कर लेने वालों में से हैं। वो उनसे माजरत करना चाहती थी मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या मुझे सीमा के ऑफिस जाकर माजरत करनी चाहिए? नहीं, मैं इनका सामना नहीं कर सकूंगी। मैंने तो बिना सोचे समझे इन्हें इनके मोटापे की वजह से हर्ट कर दिया। असल चीज़ तो इंसान की शराफत, पुख्तगी किरदार, नेक नियति और खुशखुल्की होती है। ठीक ही तो कह रहे थे सामी साहब, मोहब्बत करने के लिए फेस फिगर तो नहीं देखा जाता, ऐसे ही जैसे माँ से मोहब्बत करने के लिए उसका चेहरा नहीं देखा जाता। मोहब्बत तो बस हो जाती है और मिस्टर सामी को सचमुच मुझसे मोहब्बत हो गई है। क्या मैं इतने अच्छे इंसान को महज इसलिए रद्द कर रही हूँ कि वो फरबा है? ये तो उसके साथ बहुत ज़्यादती होगी। मोटा तो कोई भी कभी भी हो सकता है और मोटापे पर काबू भी पाया जा सकता है। उफ, मैं क्या करूँ? इस वक्त तो मसला उनसे माफ़ी मांगने का है। 3 रातों से मैं ढंग से सो नहीं सकी। ये एहसास कि मैंने किसी का दिल दुखाया है मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। वो बिस्तर पर करवटें बदलते हुए खुद कलामी करते हुए उठ बैठी। मुझे सीमा से सामी साहब का फ़ोन नंबर लेना चाहिए। हाँ, मैं अभी सीमा से बात करती हूँ। वो खुश होकर बोली और बिस्तर से निकली। दुपट्टा शानों पर फैलाया, पैरों में चप्पल पहनी और अपने कमरे से निकलकर सीधी सीमा के कमरे में चली आई। वो सोने की तैयारी कर रही थी। उसे इस वक्त अपने कमरे में देखकर हैरान होते हुए बोली, क्या बात है, नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, शर्म आ रही है मुझे। किस बात की? मतलब को गोली मारो। तुम मुझे अपने बिग बॉस का सेल नंबर या कोई सा भी फ़ोन नंबर दे दो। हुआ क्या है? सीमा ने हैरान होकर पूछा। यार, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में इनके लिए जगह बन गई है। सीमा शौक हुई। बकवास नहीं करो। इतने वसी और इस बंदे के लिए मेरे छोटे से दिल में जगह नहीं बन सकती, उसने मजाक से कहा। बाकी तुम बहुत छोटे दिल की मालिक हो। सामी भाई जैसा अजीम बंदा तुम्हारे जैसी लड़की पर मर मिटा है, ये इनकी अजमत है। सीमा ने तंज से कहा, नंबर देना है या मैं 18 से मालूम कर लूँ? नंबर तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, पर तुम करोगी क्या इन्हें फ़ोन करके इनसे इजहार मोहब्बत? वह अपने शोल्डर बैग में से स्वामी का विजिटिंग कार्ड निकालते हुए शौकी से पूछ रही थी। जी नहीं, इजहार माजरत। ये लो, इनके तमाम अहम फ़ोन नंबर्स इस कार्ड पर दर्ज हैं। शुक्रिया। सुमन ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया। तो तुम इन्हें फ़ोन भी करोगी? अभी या फिर कभी? तुम्हें इससे क्या, सो जाओ आराम से, गुड नाइट, सुमन ने बड़े रोब से कहा और वहाँ से अपने कमरे में आकर ही दम लिया। उसका इरादा तो था कि कल दिन में किसी वक्त फ़ोन करेगी, मगर जब रात के 11 बजे तक भी आंखों का नींद से दिल उचाट ही रहा तो वो बेचैनी से उठकर कमरे में टहलने लगी। कुछ सोचने के बाद उसने अपना सेल फोन उठाया और सामी के मोबाइल का नंबर मिलाने का इरादा किया। उसे हैरत हो रही थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ला हौल वला कुव्वत, ये क्या हरकत है? मैं एक मोटे साहब को माजरत करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ
और हालत मेरी ऐसी हो रही है जैसे मैं अपने महबूब से इजहार मोहब्बत करने लगी हूँ। खबरदार जो बहकने की कोशिश की, शराफत से फ़ोन करो। सुमन ने खुद अपनी ही सजनिश करते हुए कहा और बिस्मिल्लाह पढ़कर स्वामी का मोबाइल नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर ही वही नरम धीमा लहजा उसकी समातों को छूने लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्वामी साहब से बात करा दीजिए। मैं स्वामी ही बात कर रहा हूँ, फरमाइए। स्वामी के लहजे में नरमी थी, हैरत भी थी। उसने झिझकते हुए कहा, मैं सुमन बोल रही हूँ। सुमन, ज़हे नसीब आप। स्वामी का लहजा एकदम से खुशगवार हो गया। बहुत अपनायत से उसका अहवाल पूछा था। वो नर्वस होने लगी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत मोटे हैं, वो मुस्कुराते हुए बोले। तो वो शर्मिंदा हो गई, कुछ बोल ही ना सकी। चंद सेकंड तो वो उसके बोलने का इंतज़ार करते रहे। जब वो ना बोली तो खुद ही मुखातिब किया। मिस सुमन, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? आपने रात के इस पहर मुझे फ़ोन किया है, खैरियत तो है ना? ओह, आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि रात के 11:30 बज रहे हैं। मुझे इस वक्त आपको फ़ोन नहीं करना चाहिए था। वो वॉल क्लॉक पर निगाह डालकर शर्मिंदा होकर बोली। कोई बात नहीं, फ़ोन तो इंसान परेशानी में, एमरजेंसी में ही इस ऐसे वक्त में किसी को करता है ना। और आपने इस वक्त ख्वाह किसी भी वजह से मुझे याद किया है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। अब बताइए क्या बात है? उफ, इस शख्स का लहजा मुझे अपने शहर में जकड़ लेगा। उसने दिल में कहा। सुमन, आप ठीक तो हैं ना? उसकी खामोशी पर उन्होंने परेशान होकर पूछा। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दूँ? मगर किस बात की माफ़ी मांग रही हैं आप? आपने क्या किया है? मैंने आपको हर्ट किया है अपनी बातों से, वो कांपती आवाज़ में बोली। चलिए भूल जाइए जो आपने कहा। वैसे क्या मैं आपकी मासरत को आपकी शादी के लिए रजामंदी समझूं? वो खुशी से मुस्कुराते हुए पूछने लगे। जी नहीं, हरगिज़ नहीं। वो तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि मैंने एक इंसान का दिल दुखाया है, इसको खामखा हर्ट किया है। बस इसलिए मैंने आपको फ़ोन करके माफ़ी मांगी है, दूसरी कोई बात नहीं। वो तेज़ी से बोली। मगर सुमन, मैं तो आपको दिलो जान से चाहता हूँ, मगर मैं इतनी भारी भरकम मोहब्बत और चाहत का बोझ नहीं उठा सकती। आप अपने लिए अपने जैसी कोई सोमो लेडी ढूंढ कर उससे शादी कर लें। वो फिर बेरुखी से बोली। क्या फ़ायदा आपकी माजरत का, आप तो मुझे पहले से ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। वो गहरा सांस लेकर बोले तो उसने दांतों तले अपनी ज़ुबान दबा ली। आई एम सॉरी अगेन। देखिए स्वामी साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि आप जैसे पुरखुलूस इंसान की कदर कर सकूँ। आपको मुझसे लाख दर्जे अच्छी शरीक ज़िंदगी मिल सकती है, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। अब की बार सुमन ने इनकार करने का बड़ा खूबसूरत तरीका इस्तेमाल किया था। लफ्ज़ों की मार मारने की कोशिश की इन्हें, मगर वो भी बड़े ज़हीन और जहांदीदा शख्स थे। उसके अल्फाज के पीछे छुपा मफहूम और सबब फ़ौरन भांप गए थे। प्लीज़ मिस सुमन, मेरी मोहब्बत के बारे में ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत कितनी काबिल, अच्छी और कदरदान है। मैं खुद को अपनी मोहब्बत के काबिल बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। हाँ, जब तक मैं आपके काबिल नहीं हो जाऊँगा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। वो नरमी से बोले। आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? अगर आपकी इसी तरह से तसल्ली होती है तो मैंने आपको माफ़ किया, अब आप सुकून से सोएं। वो मुस्कुराते हुए बोले। शुक्रिया, शब्बा खैर। उसने आईसीबी से कहा। शब्बा खैर, उन्होंने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा और सेल ऑफ करके वो बड़ी देर तक मसरूर अंदाज में मुस्कुराते रहे। फिर सुकून से बिस्तर पर लेट कर उन्होंने आंखें मूंद लीं। हाँ, तो मेरी बहू फिर फ़ोन कर लिया स्वामी भाई को कि नहीं? सीमा ने अगले दिन ऑफिस से वापस आकर उससे पूछा। क्या तुमने हाँ की इन्हें या ना? मैंने सिर्फ अपने रवैये पर माजरत की है बस। सुमन, वो तुमसे प्यार करते हैं, सीमा ने उसे समझाने की खातिर कहा। और ये सच भी था, तो करते रहें। वो बहुत नेक सीरत, आला तालीमी याफ्ता और कामयाब बिजनेसमैन है। एक और खूबी गिनवाई तो हुआ करें। वो बेनियाजी से बोली। तुम इनके साथ खुश रहोगी? जी नहीं, वो मेरे साथ खुश रहेंगे। वो हर रोज़ मुझसे नित नए पकवान पकाकर खिलाने की फरमाइश करेंगे, बावरचन बनाकर रख देंगे मुझे। सुमन ने तेज़ी से कहा। इनके घर में कुक खाना पकाता है और मोहतरमा, शौहर के दिल में उतरने के लिए मैदे का रास्ता ही बेहतरीन करार दिया गया है। और स्वामी भाई तो पहले ही तुम्हें अपने दिल में जगह दे चुके हैं। प्यार से जो भी खिलाओगी वो सब्र शुक्र करके खा लेंगे। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मैं इन्हें जाते ही जहर खिला दूंगी। एक तो मेरे लिए सोमो पहलवान पसंद कर लिया है, ऊपर से मुझे उसके लिए कायल करने में लगी हो। बेवकूफ़ लड़की, वो सिर्फ मोटे ही तो हैं, मोटे लोगों की अकल भी मोटी होती है। वो ना चाहते हुए स्वामी के मामले में उलझ रही थी, हालांकि दिल इनके एहतराम से भर चुका था। सीमा उसे जिज कर रही थी। ऐसा छोटी अकल वाले सोचते हैं, वरना तो दुबले पतले लोगों की अकल भी दुबली पतली होती होगी, है ना? हाँ, जैसे तुम्हारी। वो हंसी। तुम तो जैसे बहुत स्मार्ट हो। वो तो मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने इतरा कर कहा। वो सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली, मुनासिब कद काट और भरे भरे सेहतमंद जिस्म की मालिक थी। न दुबली पतली थी और ना ही मोटी। नैन नक्श भी बला के पुरकशिश पाए थे। उसके चेहरे में मकनातीसी कशिश थी, शरारत से भरी स्याह आंखें और मुस्कान भरे याकूती होंठ देखने वाले का दिल मोह लिया करते थे।
اس پر اس کی شخصیت کا اعتماد، طبیعت کی تیزی اور صاف گوئی اسے مزید قابل توجہ اور جاذب بنا دیتی تھی۔ چھوڑیں سیما آپی، بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارحم نے ان کی باتیں سن کر سیما سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اوے تم نے مجھے بھینس کہا ہے، اور تم کیا وہ شتر مرغ تھالی کے بینگن اور آپ کا پیارا سا بھائی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر ہنستے ہوئے بولا، شکل دیکھی اپنی، پیارا سا۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی اور مارکر کا فوم اس کے گال پر پھیر دیا۔ دنیا والوں سے کیا گلہ کروں میں، تو آپ تو میری بہن ہو کر میرے حسن سے جلتی ہیں، وہ دہائی دیتے ہوئے بولا۔ سیما اور سمن بے ساختہ ہنسنے لگیں۔ پھر کئی دن، ہفتے اور 3 مہینے گزر گئے۔ سیما نے سامی کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی گھر میں سامی کے متعلق سمن سے کوئی بات کہی گئی، مگر سمن اندر سے بے چین و بے سکون ضرور تھی۔ وہ اپنے رویے پر سامی سے معافی مانگ چکی تھی، انہوں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر سامی کے ہونے کا احساس بیدار رہتا تھا۔ سیما بھولے سے بھی سامی کے پرپوزل کا ذکر نہیں چھیڑتی تھی۔ وہ ذہنی طور پر سامی کو سوچنے پر بے اختیار ہو چکی تھی۔ عجیب دن تھے، سکون تھا نہ بے قراری۔ سمن کو کبھی کبھی لگتا جیسے وہ سامی کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، مگر پھر خود ہی اپنی سرزنش کرنے لگتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سامی کی مدھم نرم آواز، محبت سے مہکتا شہد آگیں لہجہ اور محبت کا اظہار اس کی سماعتوں میں گونجتا رہا اور اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ میں نے ایک مخلص انسان کی محبت کو محض اس لیے ٹھکرا دیا کہ وہ موٹا ہے، کتنی احمق ہوں میں۔ کئی بار اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا تو وہ اور زیادہ بیکل ہو جاتی۔ بالآخر ایک دن اپنی بیکلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سیما سے پوچھ لیا، سیما وہ تمہارے بگ باس کا کیا حال ہے؟ بہت دنوں سے تم نے ان کا کوئی قصیدہ نہیں پڑھا۔ ناقدروں کے سامنے ایسے عظیم لوگوں کا ذکر کرنا ہی فضول ہے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سامی بھائی پچھلے 2.5 ماہ سے فرانس میں ہیں اور وہاں اپنے بزنس آفس اور پروڈکشن یونٹ کا کام سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہاں ان کے بھائی علی نے آفس سنبھال لیا ہے۔ ان کے والد یعنی احمد انکل بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سیما نے سنجیدگی سے اپنے ہاتھوں پر اسکرب کا مساج کرتے ہوئے بتایا تو اس کے دل میں بے چینی سی پھیل گئی، ایک دم سے جیسے اندر سے خالی کر دیا ہو کسی نے۔ اوہو، تو موصوف فرانس میں ہے، واپس کب تک آئیں گے؟ سمن نے مسکرا کر پوچھا۔ 1-2 سال تک تو واپسی ممکن نہیں، کیونکہ وہاں نیا بزنس شروع کیا ہے، اسے وقت لگے گا۔ بزنس کے بہانے بھاگ گئے مسٹر موٹو، بھلا اتنا وزن وہ کیسے کم کر سکتے تھے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ خیر تمہیں کچھ کہنے یا سمجھانے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، تم خود کو شادی کے لیے تیار کر لو، تمہارے لیے ایک رشتہ اور آیا ہے، وہ لڑکا سب کو پسند ہے تمہارے لیے۔ سیما نے ایک نیا انکشاف کر کے اسے پریشان کر دیا۔ ہاں ہوگا پھر کوئی موٹا لمبا یا کانا بھینگا، تم لوگوں کو میرے لیے ایسے ہی لڑکے پسند آتے ہیں، سمن نے منہ بسور کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں عیب اور نقص نہیں نکالتے بیٹا، بے عیب اور نقص سے پاک ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ مومنہ بیگم نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اس کی بات سن کر کہا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ مگر وہ ہے کون دادی ماں؟ سمن نے بے چین ہو کر پوچھا۔ سیما، بتایا نہیں تو نے اسے؟ مومنہ بیگم نے سیما کی طرف دیکھا۔ سمن بی بی، لڑکے کا نام علی ہے اور وہ سامی بھائی کا جڑواں بھائی ہے۔ کیا؟ سمن پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہاں، وہ بھی سامی صاحب جیسے سومو پہلوان ہی ہوں گے۔ سمن نے تپ کر کہا۔ جی نہیں محترمہ، وہ سامی بھائی کے مزاج کے بالکل برعکس ہیں، جیسے جڑواں بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ان کے آپس میں شکلیں تو بہت ملتی ہیں، مگر عادتیں نہیں ملتی، یعنی عادات، مزاج، سوچ، لہجہ، پسند ناپسند اور مشاغل دونوں کے مختلف ہیں۔ سامی بھائی کے مزاج میں نرمی اور دھیما پن ہے، جبکہ علی بھائی کے مزاج میں تیزی اور شدت پسندی ہے۔ سامی بھائی سوچ سمجھ کر مناسب فیصلہ کرتے ہیں اور علی بھائی جلدی فیصلے اور کام کرنے کے عادی ہیں۔ اپنی چیزوں کے معاملے میں خاصے پوزیسو ہیں، بہت لونگ ہیں، جولی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں ان کی ممی یعنی سائنا آنٹی نے بتائی ہیں اور کچھ ہم نے ان سے مل کر اخذ کی ہیں۔ ہی از اے ونڈرفل پرسن، ہم سب کو وہ بے حد پسند ہے۔ سیما نے ساری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم سب کو تو سامی بھی بہت پسند تھے، وہ کہاں گئے اب؟ سمن نے چڑھ کر پوچھا تو مومنہ بیگم کہنے لگی، وہ بچہ بھی بہت نیک شریف ہے، تجھے پسند نہیں تھا تو ہم کیا کرتے، اور اب تو وہ فرانس چلا گیا، واپس نہیں آئے گا، شاید بھائی کی شادی میں آ جائے۔ سائرہ بتا رہی تھی کہ وہاں کام بہت ہے، سامی نے فی الحال شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے، اور ہمیں آپ کی بہن بہت پسند ہے، سامی کی نہ صحیح علی کی دلہن بنا کر ہم اسے اپنے گھر ضرور لے جائیں گے۔ بھائی ہم نے تو سب سے مشورے کے بعد انہیں ہاں کر دی ہے، چند ایک روز میں وہ آ کر منگنی کی رسم ادا کر لیں گے اور شادی کی تاریخ بھی جب ہی طے ہو جائے گی۔ بہت خوب، یعنی بالا ہی بالا تمام معاملات طے بھی ہو گئے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ سمن نے صدمے سے نڈھال ہوتے ہوئے کہا، لو بھلا، لڑکیوں سے کیا پوچھنا، تم نے تو پہلے ہی سامی کے لیے منع کر دیا تھا کہ موٹا ہے، ارے نیک قابل اور فرما بردار بچہ ہے وہ، ہم اگر تم سے ہی پوچھتے رہے تو تم تو ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹالتی رہو گی، اور ماں باپ بڑے بزرگ کوئی برا سوچتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تم اپنی
دل سے تمام وہم اور وسوسے نکال دو اور علی کے لیے جگہ پیدا کرو. ہم اسے انکار نہیں کریں گے. ہاں ارے اتنی چاہت سے بیاہ کر لے جائیں گے تو وہ تیری قدر بھی کریں گے. تو بھی قدر کرنا سیکھ لے. زندگی کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہر وقت شوخیوں شرارتوں میں پڑے رہو. اب تو بھی سنجیدہ ہو جا. جی بہتر، سمن نے اپنی بے چینی اور غصے کو دباتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر لان میں آ گئی جہاں اداس شام مسکرا رہی تھی. ہوا بھی اسے دیکھ کر دھیمے سروں میں کوئی اداس سا گیت گنگناتی ہوئی اس کے قریب سے گزری تو اس نے گہرا سانس لے کر آسمان پر نگاہ ڈالی. اسے لگا کہ شفق بھی اس کی طرح کسی سوچ میں گم ہے. اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی ایک موٹے شخص سے جان چھوٹ رہی تھی، مگر وہ بہت ناخوش اور اداس تھی. جی چاہ رہا تھا کہ فوراً اڑتی ہوئی سوامی کے پاس پہنچ جائے اور ان سے پوچھے کہ اسے انتظار کا کہہ کر امیدوار کیوں بدل دیا. ان سے یہ بھی پوچھے کہ وہ روز خوابوں میں آ کر اسے یہ کیوں کہتے رہے کہ مس سمن آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں، آپ میرے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اف خدایا میں کیا کروں. وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے ریشمی بالوں میں الجھاتے ہوئے بے بسی سے بولی فی الحال تو مجھ پر نظر کرم کریں. بڑا ہی دلکش لہجہ تھا اور بے تکلفانہ انداز تھا. اس نے حیرت سے دیکھا ایک نہایت خوبصورت شخص اس کے دائیں جانب کھڑا مسکرا رہا تھا. جی وہ اسے سامی سے حد درجہ مماثلت کی وجہ سے ان کا ہم شکل ہی سمجھ رہی تھی. جی ماں بدولت کو علی کہتے ہیں اور آپ غالباً سمن ہیں، ہے نا؟ جی نہیں. وہ گھبرا کر بولی اور جانے کے لیے مڑی تو وہ لپک کر اس کے سامنے آ گیا. جی ہاں آپ ہی سمن ہیں، کیونکہ میں اس گھر کے تمام خواتین سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکا ہوں. صرف آپ کی زیارت ہونا باقی تھی، سو وہ بھی ہو گئی. آپ واقعی حسن کی دیوی ہیں اور آپ کو یہ غرور، یہ ادا زیب بھی دیتی ہے. وہ مسکراتے ہوئے شوخ و شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا کاش سوامی بھی اتنے ہی سلم ہوتے تو میں فوراً ان کے پرپوزل کے لیے ہاں کر دیتی. سمن نے دل میں سوچا علی کی شخصیت واقعی بہت جاذب نظر اور من موہنی تھی. ہاں لہجہ رویہ بولنے دیکھنے کا انداز سوامی سے یکسر مختلف تھا. شکل سوامی سے مشابہ تھی اور کیوں نہ ہوتی، علی ان کا بھائی تھا اور وہ بھی جڑواں بھائی. کیا سوچنے لگی خاتون؟ علی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ چونک گئی. کچھ نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اگر ہے بھی تو آپ سے میری کوئی رازداری یا رشتہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. وہ رخ پھیر کر سپاٹ لہجے میں بولی تو رشتہ داری بنا لیجئے نا. سچ آپ مجھے اپنا بہترین راز نہ پائیں گی. شکریہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پیشکش کسی اور کو کیجیے. متنک کر بولی آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر پایا ہے. میں تو آپ کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں. وہ اسے والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے بولا یہ 21ویں صدی ہے مسٹر، کوئی لیلا مجنوں کا زمانہ نہیں کہ جسے دیکھو پہلی نظر میں عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. بڑے بھیا تو چھوٹے بھیا بھی سبحان اللہ. وہ چڑھ کر بولی اوہو آپ سوامی کو بڑا کہہ رہی ہیں. وہ مجھ سے 4-5 منٹ بڑے ہیں، اس لیے میں ان کا احترام بڑے بھائی کی طرح کرتا ہوں. ویسے آپ نے ان کا پروپوزل ٹھکرا دیا. مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو تو سب معلوم ہوگا. اب آپ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا مت دیں پلیز. اندر سب لوگ موجود ہیں، ان سے سلام دعا کر لیں. وہ زچ آ کر بولی تو وہ ہنس پڑا. اس کی ہنسی سے جیسے سمن کے دل میں جل ترنگ بجنے لگے. ان سب سے میری سلام دعا ہوتی رہتی ہے، بس آپ سے ملنے کی خواہش تھی. آپ کو معلوم ہے بہت جلد ہماری منگنی اور پھر شادی ہونے والی ہے. نہ مجھے معلوم ہے اور نہ ہی معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی ہے. راستہ دیجیے مجھے. وہ غصیلے لہجے میں بولی. 1 منٹ. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت ڈائمنڈ رنگ نکالی اور بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام کر اتنی سرحد کے ساتھ اس کی انگلی میں پہنائی کہ لمحے بھر کو تو وہ گنگ ہو کر رہ گئی. سمن یہ انگوٹھی میں نے تمہارے لیے بنوائی ہے، صرف تمہارے لیے. بڑے یہ رسم اب جب چاہیں ادا کریں، مگر میں نے تمہیں اپنی منگیتر بنا لیا ہے. میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر تم میرے دل و نظر کو بھا گئی تو میں تمہیں یہ انگوٹھی خود پہنا کر آؤں گا، ورنہ نہیں. میں بہت جلد آؤں گا، تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا. اوکے ٹیک کیئر. وہ اپنی کہہ کر چلا گیا اور سمن جیسی پر اعتماد لڑکی ہکا بکا کھڑی اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں جگمگ کرتی ہیرے کی انگوٹھی کو تکتی رہ گئی. ہیرے کی انگوٹھی پہن لی اور ہمیں بتایا تک نہیں. تم نے ہمیں ہرا دیا سمن. ہم نے علی بھائی سے کہا تھا کہ تم کسی صورت ان کے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں پہنو گی، مگر تم نے تو ان کے ہاتھ سے انگوٹھی فوراً ایسے پہن لی جیسے تم اسی لمحے کی منتظر تھیں. سیما نے دوسرے دن اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر کہا. شٹ اپ سیما. وہ چیخ اٹھی. مذاق بنا لیا تم لوگوں نے میرا. یہ انگوٹھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں پہنی، یہ انہوں نے زبردستی پہنائی ہے. میں کوئی ہیروں پر مرتی نہیں ہوں. سمن نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر دوسرے ہاتھ پر رکھ دی. اتنے پیارے ہیں وہ، مگر مجھے پیارے نہیں ہیں وہ. سمن کے اندر ایک جنگ جاری تھی. غصے سے بولی. کوئی وجہ بھی تو ہوگی آخر. وجہ تمہارے وہ سابقہ بگ باس ہیں جو 7 ماہ کا انتظار سونپ کر بھاگ گئے ہیں. پہلے ایک بھائی نے پسند کیا اور اب دوسرا آ گیا. واہ کیا بات ہے. خوب عزت افزائی ہوگی نا میری اس گھر میں. پہلا بھائی دوسرے بھائی کی بیوی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا کہ کبھی اس نے اسے اپنانے کی خواہش کی تھی جو رد ہو گئی تھی. میں کتنی پریشان ہو جاؤں گی اس صورتحال سے. اس کے بارے میں کسی کو سوچنے کا خیال نہیں آیا.
वो वसीले लहजे में बोलती चली गई। अब क्या हो सकता है, अंकल आंटी ने सायरा आंटी को सुबह ही फ़ोन किया है कि इस जुमा को आकर मंगनी की रस्म अदा कर लें। बस घर के ही लोग होंगे और शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। और सामी भाई तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर सके अब तक। वहाँ सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक वो काम करते हैं। इनके पास तो अपने लिए टाइम नहीं है कि वो अपने मोटापे को कम करने के लिए कुछ करे। सीमा ने संजीदगी से बताया। फिर भी अभी 7 माह पूरे नहीं हुए और तुम्हारे स्वामी भाई तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते थे ना। फिर अब क्या हुआ? इनका दावा महज दावा ही निकला ना। जब वो अपनी मोहब्बत के लिए ज़रा सा वक्त निकाल कर अपना वज़न कम नहीं कर सकते तो और क्या करेंगे? हसन भाई भी बड़े यकीन से कह रहे थे कि सामी बात की ठान ले कर गुजरता है, लेकिन लगन सच्ची हो तो कामयाबी तक पहुँच कर रहता है। सो मिस सीमा, तुम्हारे सामी भाई को मुझसे दस्तबरदारी इन सारी बातों को, इनकी मोहब्बत के दामों को गलत साबित करने के लिए काफ़ी है। इन्हें सिर्फ बिजनेस करना आता है। मोहब्बत और शादी करके एक लड़की की ज़िंदगी ही तबाह करेंगे वो। जाहिर है जब बीवी के लिए इनके पास वक्त ही नहीं होगा तो वो उनके साथ क्यों और कब तक रह सकेगी। सुमन ने तेज़ लहजे में कहा। चलो छोड़ो इन्हें, अली भाई कितने स्मार्ट हैं, बॉडी बिल्डर्स जैसा जिस्म है इनका, बिल्कुल इंग्लिश फिल्मों के हीरो लगते हैं और तुमसे प्यार भी करते हैं। प्यार का नाम मत लो मेरे सामने। जैसा प्यार इनके भाई सामी ने मुझसे किया है वैसा ही अली साहब करते होंगे। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि एक भाई के पास खेलने का वक्त नहीं है तो दूसरे के हाथ में थमा दिया जाए। मुझे मिस्टर सामी से अपने सवाल का जवाब चाहिए। आखिर उन्होंने क्या सोचकर अपने भाई को यहाँ की राह दिखाई है? इनकी गैरत, मोहब्बत और इज्जत कहाँ सो रही है? अपनी महबूबा को अपने भाभी के रूप में देखना गवारा करेंगे वो गुस्से से बोली। उफ़ो, एक तो तुम ना जाने क्या क्या सोचे जा रही हो। सीमा झुल्लाकर बोली। ये सब तुम मामा को बता दो। ना बाबा ना, मैं नहीं बताऊंगी। सीमा ने घबरा कर कहा। तो मैं मिस्टर अली से खुद ही ये बातें कह दूंगी तो वो ये समझेंगे कि तुम सामी भाई को पसंद करती हो। हाँ, करती हूँ मैं उसी मोटे सामी को पसंद। उसके मिजाज की नरमी, अपनायत और सब्र बर्दाश्त की आदत ने मुझे अपना असीर कर रखा है। वो शख्स मेरे हवासों पर छा गया है। उसने मेरी आंखों में अपने सपने बुन दिए हैं। बोलो मैं क्या करूं? वो मुझे तस्लीम करके, मोहब्बत का इजहार करके अब दस्तबरदार हो रहा है। क्यों? किस लिए? मुझे इसके अंदर के अच्छे इंसान ने जीत लिया है। क्या करूं मैं? बोल सीमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उधर अली मोहब्बत का दावा कर रहा है, सूरत अली की और सीरत सामी की। मैं तो इन दोनों के बीच उलझ कर रह गई हूँ। वो बोलते बोलते अपनी बेबसी और बेचारगी पर रोहानसी हो गई। या अल्लाह, क्या बनेगा तुम्हारा? इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। अब क्या हो सकता है, शादी की बात फेरेंगे तो दोनों भाइयों में इख्तलाफात और नफरतें जन्म लेने का अंदेशा है। सीमा ने परेशान लहजे में कहा। इसलिए मैं दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करूँगी। पागल हुई हो? हाँ। वो आंसू साफ करती हुई अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? समंदर पर। क्या इरादे हैं तुम्हारे? सीमा सिर पटा गई। बेफिक्र रहो, हराम मौत मरने नहीं जा रही, दिल का गुबार निकालने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई मेरे दिल की बात नहीं समझना चाहता। वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल आई। गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके रुख समंदर की तरफ मोड़ दिया। कितनी देर तक वो समंदर के किनारे ठंडी रेत पर नंगे पांव चलती रही। फिर रेत से घरौंदे बनाने लगी। घर रेत से नहीं, प्रीत से बनाए जाते हैं, जो किसी आंधी और तूफान में टूटते नहीं हैं। अली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने सर उठाकर देखा। वो स्याह जीन्स और स्याह शर्ट पहने अपनी तमाम तर वजाहत के साथ उसके रूबरू खड़ा था। एकदम से सुमन के दिल में कुछ हलचल सी मची थी, मगर वो संभल गई। आप यहाँ कैसे आए? वो उठते हुए बोली। जैसे आप आई हैं उदासी दूर करने। मैं उदास नहीं हूँ। वो हाथ झाड़ती हुई एक बड़े से पत्थर पर आ बैठी थी। मगर आपकी आंखें बता रही हैं कि आप रोई हैं। पूछ सकता हूँ क्यों? आपको इससे मतलब? क्या कोई याद आ रहा है? वो उसकी बात नज़रअंदाज करके पूछ रहा था। हाँ, आ रहा है याद। फिर कौन है? जो भी है, आपसे लाख दर्जे बेहतर है। वो चिढ़कर बोली। मैं नहीं मानता। जब मेरा दिल आपके लिए धड़कने लगा है तो आप मेरे सिवा किसी और की याद में कैसे गुम हो सकती हैं? अब देखिए ना, मैं आपको दिल से याद कर रहा था। यहाँ आया तो आप मिल गई। दिल को दिल से राह होती है सुमन डेयर। वो मुस्कुराते हुए बोला और उसके पास ही बैठा ही था कि वो बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। अली ने बेअख्तियारी में उसका हाथ थाम लिया। वो सिटपटा गई। सुमन प्लीज़ बैठो ना, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। अली ने ज़बरदस्ती उसे बिठा दिया। मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़, वो नर्वस होते हुए बोली। उसका लम्स उसके वजूद में आग भरता जा रहा था। दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। ना छोड़ूं तो मैं शोर मचा दूंगी। तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं हो, ये मैं जानता हूँ। अली ने हंसकर कहा तो उसने बेअख्तियार उसकी सूरत को देखा। वो उसके बेहद करीब बैठा था। दोनों की आंखें चार हुईं तो दिलों में तलातुम बर्पा हो गया। सुमन को लगा कि अगर उसने चंद लम्हे और इन आंखों में देखा तो वो अपने दिल से हाथ धो बैठेगी। उसने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और खड़ी हो गई। आगे बढ़ने ही लगी थी कि अली ने उसका गुलाबी आंचल थाम लिया। नाचार उसे रुकना पड़ा। मेरा आंचल छोड़े।
कैसे छोड़ दें, इस आंचल के साए तले तो हमने अपनी सारी उम्र बितानी है। वो शोख लहजे में मुस्कुराते हुए बोला। वो हया से तपकर गुलनार हो गई। आप मुझसे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने और इस किस्म की गुफ्तगू करने की कोशिश मत करें, क्योंकि हमारा आपस में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो गुस्से से बोली। तो आप चाहती हैं कि हमारा आपस में ऐसा कोई रिश्ता बन जाए? वो शरीर हुआ। मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है। वो रुख फेर कर बोली। मगर मुझे तो है। मुझे जाने दें, हटे परे। उसने आंचल खींच कर उसे परे धकेला। अच्छा, आप जा तो रही हैं, मुझे भी साथ ले जाएं। मेरी गाड़ी तो ड्राइवर ले गया है। वो उसके साथ चलते हुए बोला। तो आप किसी रिक्शे या टैक्सी में घर चले जाएं। सुमन ने बेमरबती से कहा। कैसी हमसफ़र हैं आप? जिंदगी भर का सफ़र साथ तय करना है और आप मुझे अपने रास्ते में ही छोड़े जा रही हैं। होने वाले रिश्ते का ही कुछ एहतराम कर लीजिए। वो उसके साथ चलता हुआ उसकी गाड़ी तक आ गया और उसे एहसास दिलाते हुए बोला। जो रिश्ता अभी तय नहीं, मुझे इसका एहतराम करने का दर्स मत दीजिए। खामोशी से बैठ जाएं। अगर फजूल गुफ्तगू की तो रास्ते में ही उतार दूंगी। वो स्पाट लहजे में कहती हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे तंबीह भी कर रही थी। वो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए उसके बराबर फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की, मगर गाड़ी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। प्लीज़ ज़रा गाड़ी को धक्का लगा दें, सुमन ने अली को देखते हुए कहा। जो हुक्म मादाम। अब इश्क में हमें धक्के खाने के साथ साथ धक्के लगाने भी पड़ेंगे। चलो खैर है, वो मुस्कुराते हुए बोला। तो सुमन ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। अली गाड़ी से उतरकर धक्का लगाने के लिए गाड़ी के पीछे पहुंचा तो सुमन ने शरारत से मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे रुको तो सुमन। अली उसे आवाज़ें देता रह गया। वो उसे बेवकूफ़ बनाकर खुश हो रही थी। मौसूफ समझ रहे थे कि मैं इन्हें लिफ्ट दे दूंगी। भला मुझे क्या पड़ी है एक गैर शख्स को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती फिरूं। वो खुद से बातें कर रही थी और फिर गाड़ी का रुख हुसैन लाज की तरफ मोड़ दिया। घर पहुंचकर उसने अली को बेवकूफ़ बनाने का किस्सा खूब हंस हंस कर सुनाया। सीमा भी उसकी इस शरारत पर मुस्कुराती रही, मगर उसकी शादी ना करने वाली बात पर अंदर ही अंदर परेशान भी होती रही। सीमा ने उसकी बात मुसर्रत और कमाल हुसैन तक नहीं पहुंचाई थी और ना ही उन्होंने उससे मंगनी के लिए रजामंदी चाही थी, बल्कि जुमा की शाम हुसैन लाज के शानदार ड्राइंग रूम में सब घर वालों और अहमद फैमिली की मौजूदगी में उसे अली के नाम की अंगूठी पहना दी गई और वो सबकी खुशी की खातिर मुस्कुराती रही। अली भी वहाँ मौजूद था। उसके साथ भी सुमन की कई तस्वीर खींची गईं। सफ़ेद कुर्ता शलवार में वो बेहद वजीह लग रहा था। सुमन ने उसे देखकर पल भर को वो पलकें झपकना भी भूल गई। दिल की धड़कनें लम्हे भर को साकित हो गईं। अली बिलाशुबा यूसुफ सानी दिखाई दे रहा था। वो किसी भी लड़की के ख्वाबों के शहजादे हो सकते थे, मगर उन्होंने सुमन को अपने ख्वाबों की शहजादी और ज़िंदगी की साथी चुना था। एक लम्हे को तो सुमन अली से रिश्ते पर इतरासी गई, फिर यकायक कोई नरमो मुलायम शीनी लहजा अपनी दिलनशी आवाज़ में उससे मोहब्बत का इजहार करने लगा और वो बेचैन सी हो गई। क्यों सुमन, है ना अली भाई की शख्सियत दिल में उतर जाने वाली। सीमा ने उसके कान में शोखी से सरगोशी की तो वो चौंक गई। अली ऐन उसके सामने बैठे थे और वो इनकी नज़रों के हिसार में घबराई हुई थी। हल्के पिंक रंग के खूबसूरत शलवार कमीज़ दुपट्टे में जिस पर सिल्वर कलर का काम किया हुआ था, वो बेहद हसीन लग रही थी। पिंक मेकअप, हाथों में सिल्वर और पिंक चूड़ियाँ, गजरे पहने वो सीधी अली के दिल रूह में उतर रही थी। इनका बस चलता तो वो इसे अभी ब्याह कर अपने संग ले जाते। मंगनी की तकरीब हंसी खुशी इख्तिताम को पहुंची, जिसमें उसकी और अली की शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। 2 माह बाद उसे मिसेस अली अहमद बनना था। रात के 11 बज रहे थे। वो ईशा की नमाज अदा करके जाए नमाज लिपट रही थी कि उसके मोबाइल की बीप बज उठी। उसने जाए नमाज साइड पर रखकर मोबाइल उठा लिया। हेलो हेलो स्वीट हार्ट, दूसरी जानिब से दिलकश मर्दाना आवाज़ उभरी थी। वो आवाज़ ना पहचान सकी। हैरान होकर पूछा, फरमाइए। सुमन का दिल बहुत तेज़ी से धड़का था। मंगनी मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे मुबारकबाद नहीं देंगी? अगर आप इस मंगनी से खुश हैं तो आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया सुमन, मैं खुश नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब हमारे मिलन में सिर्फ 2 माह की दूरी है, फिर हम तुम होंगे। और देखिए, मुझे इस किस्म की गुफ्तगू पसंद नहीं है। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। वो उसकी बात काट कर नरमी से बोली तो उसने तेज़ी से कहा, अरे 1 मिनट, मुझे ये बताइए आपको रंग कौन से पसंद है? मुझे मोहब्बत के सारे रंग पसंद हैं। वो जाने किस रोह में कह गई, फिर फ़ौरन ने अपनी बेअख्तियारी पर शर्मिंदा भी हो गई। फिर तो हम ख्याल हुए ना। शब बखैर। सुमन ने यह कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। आंखों में अली की सूरत थी और कानों में सामी की खूबसूरत बातें रस घोल रही थीं और दिल था कि दोनों को एक ही मुकाम दे रहा था। वो अपनी इस कैफियत से सख्त परेशान थी। उसकी परेशानी को किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। घर में सीमा और खुरम की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं और सुमन और अली की शादी की तैयारी भी ज़ोरों पर थी। सुमन ने बहुत कोशिश करके अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज कर ली थी। वो हमेशा A ग्रेड में पास होती थी, मगर इस बार उसे B ग्रेड की भी तवक्को नहीं थी। जिस दिन वो अपना आखिरी पेपर देकर घर लौटी, उसने सुकून का सांस लिया और दोपहर को मज़े से अपनी नींद पूरी करके नहाकर तैयार हुई और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो अली को सोफे पर विराजमान देख वो वहीं ठटक कर रुक गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम सुमन। अली ने उसे देखा तो खड़े होकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम।
वो जवाब देकर जाने लगी तो मुसर्रत ने उसे आवाज़ दी, सुमन कहाँ जा रही हो बेटा? इधर आओ, अली कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसके साथ बाजार चली जाओ और अपनी पसंद से जेवर पसंद कर लो। मामा आप चली जाएं। वो घबराए हुए अंदाज में बोली। अली बगौर उसे देख रहा था। लो भला, मैंने थोड़ी पहनने हैं जेवर। मुसर्रत हंसी। चली जाओ बेटा, तुम्हारी सायरा आंटी ने बहुत इसरार से अली को भेजा है। कमाल हुसैन ने भी उसके सर पर हाथ रखकर कहा तो उसने आहिस्तगी से जी अच्छा कहा और एक नज़र अली पर डालकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अली भी इन्हें खुदाफिज कहकर उसके पीछे ही चला आया। इम्तिहान ख़त्म हो गए आपके? अली ने गाड़ी हुसैन लाद से बाहर लाते हुए पूछा। जी। लगता है आपको मेरे साथ आने की खुशी नहीं हुई है ना सुमन? अली ने बगौर उसका चेहरा देखा। पता नहीं। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। आपको कुछ पता भी है? अली ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। पता नहीं। अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। अच्छा तो आप क्या करेंगे गुस्से में आकर? आपसे इस सर्द रवैये का सबब जानना चाहूँगा। अब आपने पूछ लिया है तो सुनिए मिस्टर अली, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। इतने अरसे से मैं टेंशन में मुब्तला हूँ। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं एक भाई को शादी से इनकार करके दूसरे भाई की बीवी बनकर उसके सामने उसकी अजियत, दिल आज़ारी और ऐसे कमतरी या किसी भी किस्म के कर्ब का बाइस बनूं। और आपको अच्छा लगेगा कि एक भाई की पसंद को आप उसकी भाभी बनाकर उसके सामने ले जाकर खड़ा कर दें। कम अज़ कम मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। मैंने आपके भाई को हर्ट किया था और मैं इन्हें मज़ीद हर्ट नहीं करना चाहती। इसलिए आप हों या सामी साहब हों, अब मैं दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। सुमन ने दिल पर पत्थर रखकर संजीदगी से कहा। तो कुछ देर तो वो रुका, फिर गहरा सांस लेकर बोला। इस तरह तो आप मुझे भी हर्ट कर रही हैं। आई एम सॉरी। आपकी सॉरी कह देने से कुछ नहीं होगा। अली एकदम गुस्से से बोला। हमारी शादी होकर रहेगी और ये सामी की ख्वाहिश भी है। आपने खेल समझ लिया है दिलों को। पहले सामी भाई का दिल तोड़ा और अब आप मुझे ठुकरा रही हैं। वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। वो आहिस्तगी से बोली। उसका गुस्सा उसे हरासा कर रहा था। वो वाकई सामी के बरअक्स था, तेज़ लहजे और जोशीले गसीले मिजाज का मर्द। मैं नहीं मानता ये वजह। तो आप अपने भाई की पसंद को इनके सामने अपनी बीवी के रूप में ले जाकर खुश होंगे? आपको ज़रा भी एहसास नहीं है कि आपके भाई के दिल पर क्या गुजरेगी? वो भी तेज़ लहजे में बोली। आपने सामी को ठुकरा दिया था तो अब इनके दिल की परवाह है आपको। इसका मतलब कि आपको सामी से मोहब्बत है। वो मज़ीद जलाल में आते हुए बोला। फजूल बातें मत करें। आप अपने भाई से जेलिस हो रहे हैं मुझ पर शक करके, और इसी वजह से मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप कैसे समझती हैं दो इंसानों का दिल तोड़कर आप खुश रह सकेंगी? शायद आपको बहुत लुत्फ आता है, बहुत अच्छा लगता है आपको कि कोई आपको चाहे, आपसे मोहब्बत का इजहार करे, और जब वो पूरी तरह आपके इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो उसे ठुकराकर आप उसके तड़पने का तमाशा देखें। शट अप, जस्ट शट अप, सुमन का ज़ब्त जवाब दे गया और वो बहुत गुस्से में बोली। क्या समझा आपने मुझे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरा आपके भाई के साथ कोई अफेयर चल रहा था। और आपके साथ भी मैं इसलिए आ गई हूँ कि मामा और बाबा का हुक्म था, वरना हर अरे गैरे नथु खैरे के साथ घूमने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। और आपसे मैंने कौन से वादे किए हैं जो आप मुझ पर यूँ बरस रहे हैं? यकतरफा एहसास को ज़बरदस्ती मेरे सर मंढने की कोशिश मत करें। आप मर्द हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? पोजीशन तो मेरी ऑकवर्ड हो गई ना। जब आपको के सामी भाई भी मेरे सामने रहा करेंगे तो साफ क्यों नहीं कहते कि आपको सामी अच्छे लगते हैं? अली ने चिढ़कर कहा। आपसे तो अच्छे ही हैं। कम अज़ कम मेरे मना कर देने पर आपकी तरह गुस्से में तो नहीं बरसे थे मुझ पर। और आप जिस तरह मुझ पर अपने भाई के हवाले से शक कर रहे हैं, शादी के बाद भी आप इसी तरह ताने दिया करेंगे। इसलिए बेहतर है कि इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। वो तेज़ और सपाट लहजे में बोली। आप मुझे ख़त्म कर देने का मशवरा दे रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं इनकार का या जवाज़ मामा बाबा के सामने भी रखूँगी। अगर वो नहीं माने तो मैं आपके और आपके भाई के दरमियान शक की दीवार खड़ी नहीं होने दूंगी। मैं ये शादी नहीं करूँगी। ना तो मैं तुम्हें कहीं और घर देखने दूंगा और ना ही आपको कोई दूसरा लड़का मिलेगा। अब मेरी बात भी सुन ले। अली ने सख्त सपाट लहजे में कहा तो वो उसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखकर उसके लहजे को महसूस कर कर सहम गई। गाड़ी रोकें प्लीज़, मुझे आप यहीं उतार दें। वो चंद सेकंड खामोश रहने के बाद बोली। जी नहीं, मैं रास्ते में छोड़ जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको अपने साथ मंजिल तक लेकर जाऊंगा और आज फ़ोन करता हूँ मैं सामी भाई को, बुलाता हूँ इन्हें, वही आपको समझाएंगे। वो बिज़नेस में मसरूफ़ हो गए हैं, शादी के लिए इनके पास वक्त नहीं है। आप खामखा इनके लिए परेशान हो रही हैं। भूल जाइए कि उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था और सिर्फ ये याद रखिए कि आप मेरी हमसफ़र बनने वाली हैं और मैं आपको दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। आपको मेरी मोहब्बत भी मेरे मुतल्लिक सोचने पर नहीं उकसाती? हैरत है, वो संजीदा और स्पाट लहजे में बोलता गाड़ी ड्राइव करता वापस हुसैन लाज आ गया था। सुमन ने हरासा और परेशान होकर उसका चेहरा देखा। जाइए और याद रखिए कि अब अगर आपने कोई गड़बड़ की तो मैं ऐन शादी वाले दिन आपको इस इनकार का जवाब इनकार करके दूंगा। तब स्वामी भाई को आपको बयाने नहीं आएंगे। अली ने गाड़ी रोककर स्वामी भाई आपको बयाने नहीं आएंगे। अली ने गाड़ी रोककर उसके चेहरे को बगौर देखते हुए धमकी दी तो उसकी तो रूह लरज़ उठी। आप ऐसा करके अपनी मोहब्बत के दावे को खुद ही झूठा साबित कर देंगे, क्योंकि मोहब्बत करने वाले कभी अदावत और अना को भी दिल में जगह नहीं देते। सुमन ने हिम्मत करके कहा और गाड़ी से उतर गई।
वो अंदर दाखिल हो गई। अली कुछ देर किसी गहरी सोच में गुम रहने के बाद गाड़ी आगे बढ़ा गया। सब उसके इतने जल्दी घर लौट आने पर हैरान थे। वो सीधी अपने कमरे में चली गई थी। सीमा को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो उसके कमरे में चली आई। सुमन बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी रो रही थी। सुमन, क्या हुआ है? तुम तो अली भाई के साथ ज्वेलर के पास गई थी, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? सीमा ने उसके पास बैठकर परेशानी से पूछा तो उसने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। सीमा उसकी बात सुनकर बहुत दुखी थी और राजदान होने के नाते उसे सुमन की अंदरूनी कैफियत का भी अंदाजा था, मगर वो ये सुनकर परेशान हो गई। सुमन, तुम्हें क्या ज़रूरत थी अली भाई से ये सब कहने की? स्वामी भाई को तुमसे ज़्यादा बिजनेस अजीज़ है, वरना वो अपने भाई को यहाँ का रास्ता न दिखाते। और जब वही तुम्हारे ख्याल से दस्तबरदार हो चुके हैं तो तुम क्यों इन्हें याद करती हो? भूल जाओ इन्हें और अली भाई के लिए अपने दिल में जगह बना लो। सीमा ने उसे संजीदगी से समझाया। दिल में तो वो भी है, मगर काश स्वामी ने मुझे प्रपोज ना किया होता या अब अली ने रिश्ता ना मांगा होता, पता नहीं क्या होगा। वो रोते हुए बोली, अल्लाह मालिक है, वो जो करेगा बेहतर करेगा, बस तुम परेशान मत हो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। सीमा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो वो भी खुद को समझाने लगी। शादी के कार्ड छपकर आ गए थे। सुमन मेहमानों की फहरिस्त तैयार कर रही थी कि उसके मोबाइल की बीप बजी। हेलो सुमन, मैं अली बोल रहा हूँ, स्वामी भाई आ गए हैं, लो इनसे बात करो। अली की आवाज़ उसके कान में पड़ी। उसने खुद को समझा लिया था, संभाल लिया था, लिहाजा हालत नॉर्मल ही रही और तवज्जो दूसरी जानिब थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमन। स्वामी का वही नरम मुलायम शहद आगे लहजा उसके कान में टपका। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जैसी भी हूँ, आप तो खुश हैं ना नेकी कमा कर? एक बात बताइए मुझे, जब आपके और मेरे दरमियान 7 माह तक का वक्त तय हुआ था तो फिर मिस्टर अली बीच में क्यों लाए गए? वो तपी बैठी थी, सुलगते लहजे में पूछा। क्योंकि मैं बिजनेस में बहुत मसरूफ़ हो गया हूँ। वो नरमी से बोले। क्या करेंगे आप इतनी दौलत जमा करके? कौन सी खुशी खरीदेंगे इतना पैसा कमा कर? आपके पास ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद है, मगर ज़िंदगी जीने के लिए ना वक्त है ना खुश होने का एहसास। बस काम काम और काम। अपने लिए कोई खुशी, सुकून और आराम नहीं खरीद रहे आप बिजनेस में मगन रहकर। आपके नज़दीक पैसा ही सब कुछ है। आप तो बहुत गुस्से में हैं। आई एम सॉरी, मगर मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर सका, यानी स्लिम नहीं हो सका। सोमो पहलवान ही हूँ अब तक। वो मुस्कुराते लहजे में बोले तो वो संजीदगी से बोली, मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्लिम हैं या सोमो हैं। आपको दौलत कमाने की फ़ुर्सत है, अपनी मोहब्बत को पाने की फ़ुर्सत नहीं है। इसलिए मुझे अब अपने इनकार पर कोई अफसोस नहीं जो मैंने आपको किया था। स्वामी भाई असल बात करें ना। अली की आवाज़ साफ सुमन को सुनाई दी थी। यार तुम बाहर जाओ, मुझे अकेले में बात करने दो, स्वामी अली से कह रहे थे। अपने लिए नाकाइल करने लग जाइएगा इसे, मैं इसे मेरे प्यार का यकीन दिलाने जा रहा हूँ। अली का जुमला सुमन की समातों में आग बनकर उतरा था। आपको मिस्टर अली की वकालत करने की ज़रूरत नहीं है, सुमन ने फ़ौरन कहा। क्यों भाई? भाई है वो मेरा और आपसे बहुत प्यार करता है, स्वामी ने नरमी से कहा। यह दावा तो आपको भी था, आप पीछे हट गए तो अपने भाई के लिए नज़र इंतखाब मुझी पर क्यों ठहरी? शहर में लड़कियों का काल पड़ गया था क्या? वो स्पाट लहजे में बोली। नहीं, लेकिन आप जैसी बाकमाल लड़कियों का काल ज़रूर पड़ा, इसलिए तो हमने अली के लिए सुमन कमाल का इंतखाब किया है। प्लीज़ आप इनकार मत कीजिए। अली बहुत शिद्दत से चाहता है आपको, आपका इनकार उसे बेमौत मार देगा। वो तो आपको खोने के तसव्वुर से भी सहम जाता है। और जानती हैं, अब उसने आपके लिए मेरे हाथ फ्रांस से ढेर सारे तोहफ़े मंगवाए हैं। वो अपने कमरे की सेटिंग आपकी पसंद के मुताबिक करवा रहा है। आपको कालीन का कौन सा रंग पसंद है? पर्दों में आपको क्या रंग पसंद है? किस किस्म की ड्रेस आप पसंद करती हैं? आपको खाने में क्या क्या पसंद है? वो आपकी एक एक बात, एक एक पसंद आपके घर वालों से मालूम कर चुका है। दीवाना हो चुका है वो तो आपकी मोहब्बत में। स्वामी ने उसी नरम शीनी और शहद आगी लहजे में बताया तो उसके अंदर खुशी का एहसास जाग उठा। चेहरा हया से तिमतिमाने लगा। दीवाना होने का ये मतलब नहीं है कि वो मुझ पर चीखें, चिल्लाएं, गुस्सा करें और रोब जमाएं। मुझे ऐसे मर्द सख्त नापसंद हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ राय भी हो सकता है, और होता है तो क्या वो हमेशा मुझ पर गुस्सा हुआ करेंगे, रोब जमाया करेंगे? वो संजीदगी से बोली। नहीं, मैं अली को समझा दूंगा, आइंदा वो आपसे कभी गुस्से से बात नहीं करेगा। वो हकीकतन ऐसा नहीं है, बस आपके इनकार ने उसे मुश्तइल कर दिया था, क्योंकि वो आपसे बेपनाह प्यार करता है। आप मान जाएं, स्वामी ने बहुत नरमी से कहा तो वो इसी संजीदगी से बोली। मगर प्यार में इंसान को इतना हसास भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे बंदे का दम ही घुट जाए। प्यार के पौधे को गमले में कैद करके रखना दुरुस्त नहीं है, इसे भी पानी, हवा और खुली फ़ज़ा की ज़रूरत होती है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। इत्मीनान रखिए, मैं अली को समझा दूंगा, लेकिन प्लीज़ इसको इनकार मत कीजिए। अगर आपके दिल में मेरा ज़रा सा भी एहतराम है तो प्लीज़ मान जाइए। वो नरमी से बोले। अगर वो आपसे या मुझसे बदगुमान हुए या हम पर शक किया तो? वो नहीं, वो शकी मिजाज नहीं है। वो तो जिससे प्यार करता है उस पर अंधा एतबार करता है, अपनी जान निसार करता है। उन्होंने यकीन दिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हाँ कर रही हूँ। वो बेसख्ता ही ने आपके बजाय तुम्हारे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर गई।
मेरे लिए या अली के लिए? उन्होंने ठहर ठहर कर कहा। ओह गॉड, आप दोनों भाई मुझे पागल कर देंगे। इतना डिस्टर्ब किया है आप दोनों ने मुझे। ना जाने मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। मैं अब इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगी। जो मामा पापा कर रहे हैं करते रहें। आगे मेरा नसीब। खुदा हाफिज। वो उलझन आमेज लहजे में बेचैन होकर तेजी से बोली और सेल ऑफ कर दिया। स्वामी कुछ देर हैरत से रिसीवर को तकते रहे, फिर रिसीवर करीडल पर डालकर रखकर कुर्सी की पूछ से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। फिर डरते झिझकते ख्वाब बुनते सुमन अली की दुल्हन बनकर अहमद विला आ गई। सीमा और खुरम की शादी भी उसके साथ ही हो गई थी। दोनों घरों में खुशी के रंग बिखरे थे। सुर्ख और गोल्डन अरूसी जोड़े और उरूसी जेवरात से मुज़य्यन मेकअप में सुमन परी लग रही थी। तमाम रस्में बहुत शान से अदा की गई थीं। अहमद विला में उसका शानदार इस्तकबाल किया गया और अबू हुजला अरूसी में फूलों से सजी सेज पर कुछ सरशार कुछ सहमी सहमी सी सर झुकाए बैठी थी। दिल में अनजाना सा खौफ हलकोरे ले रहा था कि अली ना जाने उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। वो अपनी सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर शोर मचा और उसके दिल ने भी सीने की जिंदा में एक शोर मचा दिया। शामी, परे हटो, पहले भी भाभी को गिफ्ट दूंगी। एक 22 साल लड़की एक खूबसूरत नौजवान के साथ हाथों में गिफ्ट पैक उठाए अंदर दाखिल हुई। दे लो, तुम्हें नंबर बनाने का शौक तो शुरू से ही है, शामी ने हंसकर कहा। इसलिए तो मैं हमेशा वल आती हूँ, तुम्हारी इतना सिर्फ बातें नहीं बनाती। हेलो भाभी, मैं हूँ रिदा, शामी और स्वामी भाई की कज़न और आपकी होने वाली देवरानी। शामी ने उसका जुमला मुकम्मल किया तो सुमन ने हैरानगी से सर उठाकर इन दोनों को देखा। लड़के की शक्ल स्वामी से मिल रही थी। ये हमारी तरफ से आपकी वेडिंग गिफ्ट्स हैं, देखकर बताइएगा कि किसका गिफ्ट ज़्यादा अच्छा है, मेरा या मेरे इस शोबाज कम मंगेतर का। रिदा ने साइड टेबल पर गिफ्ट पैक रखते हुए शोक लहजे में कहा। क्या शोबाज कम मंगेतर नहीं मोहतरमा, मैं ज़्यादा बल्कि पूरा मंगेतर हूँ आपका। हाँ, शामी ने लड़ने वाले अंदाज में उसे घूरते हुए कहा। अच्छा बाबा, इस वक्त ये बहस ख़त्म करो और स्वामी भाई को बुलाओ, रिदा ने हाथ जोड़कर कहा। तो सुमन का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये इसके साथ क्या ड्रामा हो रहा है। स्वामी भाई, आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? कमाल है, आप दूल्हा होकर लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। आए देखें आपकी दुल्हन कितनी हसीन लग रही है। शामी बोलता हुआ दरवाजे तक गया और स्वामी का हाथ पकड़कर इन्हें अंदर ले आया। सुमन तो शामी के जुमलों पर ही आवाज़ बाख्ता हो गई थी। अब जो अली को स्वामी की सूरत में सामने देखा तो उसके रहे सहे हवास भी साथ छोड़ने लगे। वो स्याह 3 पीस सूट में बेहद वजीह लग रहे थे और फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी क़यामत ख़ेज़ रूप को देख रहे थे। लग रही है क्या मतलब? बरखुरदार मेरी दुल्हन है ही बहुत हसीन, स्वामी ने मोहब्बत पाश नज़रों से सुमन को देखते हुए कहा, जो शर्माना भूलकर हैरत से इन्हें देखे जा रही थी और इनके अंदर हलचल मचा रही थी। आदाब बंदे को सारम अली कहते हैं, सारम अली अलमारूफ। स्वामी, पसंद आया आपको आपका दूल्हा? स्वामी ने सुमन को के हैरत ज़दा चेहरे को वालाहानापन से देखते हुए मुस्कुराते हुए इंकशाफ किया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, होंठ वाह हो गए। पसंद क्यों नहीं आएगा? आखिर आपने इनके प्यार की खातिर अपना इतना सारा वज़न कम किया है, शामी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रिदा हंसकर बोली, भाभी को यकीन नहीं आ रहा आप स्वामी हैं, ये तो आपको अली ही समझ रही हैं। भाई गौर से देखें, मैं वही हूँ, सोमो स्वामी। स्वामी ने उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मगर आप तो, वो बमुश्किल बोल पाई, मोटे थे यही ना? हाँ, कुछ मुझे आपके इनकार ने लहजे के गम ने दुबला कर दिया, वो मुस्कुराते हुए बोले। वो बेयकीनी और बेचैनी से इन्हें देख रही थी। फिर स्वामी ने कहा, शामी यार, तुम ज़रा अपनी भाभी की हैरत दूर करो, मैं इतनी देर में चेंज करके आता हूँ। ओके भाईजान, शामी ने सादतमंदी से कहा। स्वामी सुमन पर एक मुस्कुराती निगाह डालकर मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम में चले गए। भाभी जान, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस सारे खेल में आपके और हमारे घर वाले बराबर के शरीक हैं। आप जिन्हें अली समझती रही हैं, स्वामी का जुड़वा भाई, वो दरअसल स्वामी ही हैं। मैं शारम हूँ, भाई सारम से 4 साल छोटा हूँ। प्यार से हमें सब स्वामी और शामी कहते हैं। और ये रिदा है, मेरे मामू की बेटी और मेरी मंगेतर भी। हमारी शादी 1.5-2 साल तक हो जाएगी, बल्कि अगले साल ही हो जाएगी, अगर आप चाहेंगी तो। शामी ने बोलना शुरू किया तो रिदा ने उसे टोकते हुए कहा, अपनी राम कहानी बाद में सुना लेना, पहले स्वामी भाई का मामला क्लियर करो। अच्छा बेगम साहिबा, उसने इस अंदाज से कहा कि रिदा की हंसी छूट गई। भाभी, स्वामी भाई 3 माह बाद पूरे 28 बरस के हो जाएंगे, यानी वो आपसे 8 साल बड़े हैं। और आपने जब इनको मोटापा कम करने के लिए 7 माह का वक्त दिया तो इन्होंने आपके प्यार में अपना वज़न कम करने के लिए अमली तदाबीर अख्तियार की। नाश्ते में सिर्फ 1 गिलास दूध का पीते थे और 1 बॉयल अंडा खाते थे। लंच ख़त्म कर दिया और भूख लगने पर 1 सेब और 1 गिलास ऑरेंज जूस पीते रहे। खाना सिर्फ रात को खाते थे। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकल जाते, 1 घंटा वॉक करके घर लौटते थे और रात के खाने के बाद फिर सो जाते। ये मामूल रहा। हर किस्म की चिकनाई से मुकम्मल परहेज़ करने के बाद 3 माह के अंदर अंदर भाईजान अपना वज़न कम करके एकदम स्मार्ट और फिट हो गए।
शामी ने उसे सारी बात तफसील से बताई तो वो फरते मुसर्रत और हैरत से दिल ही दिल में रब के हजूर सज्जा शुक्र बजा लाई। इतना मुखलिस और चाहने वाला शरीक हयात उसका नसीब बना था। वो जो उनकी मोहब्बत के दावे पर शक करती रही थी, अब हकीकत जानने पर अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। अब भाई की कहानी मैं सुनाऊंगी, रीदा ने कहा तो सुमन ने घनेरी पलकें उठाकर उसके चेहरे को देखा तो वो कहने लगी, सामी भाई को आपके घर वाले देखकर हैरान रह गए थे। फिर तय ये पाया कि सामी भाई अली बनकर यानी सामी के जुड़वा भाई बनकर आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। सीमा, हसन भाई, खुरम भाई और मुसरत आंटी इस खेल में पेश थे, इसीलिए आपकी बात किसी ने नहीं सुनी और अली भाई से आप मिलती रहीं। बाकी सब आपके इल्म में ही है कि क्या हुआ था। और हाँ भाभी, फ़ोन पर मैं आपसे अली बनकर बात करता था। भाईजान आपको प्रपोज करने के एक हफ्ते बाद फ्रांस भी गए थे, वहाँ से आपके लिए गिफ्ट्स भी लाए थे। और ये कमरा देख रही हैं, ये आपकी पसंद के रंगों से सजाया है उन्होंने। वो वाकई इस सदी के सच्चे आशिक हैं। उन्होंने ये सब कुछ आपकी मोहब्बत में किया है। शामी ने मुस्कुराते हुए मजीद भेद खोल, ये सामी भाई ही हैं जो मोहब्बत की खातिर इतना कुछ कर गुजरे हैं। तुमसे तो अपने बालों का स्टाइल मेरी मर्जी से तब्दील नहीं कराया जाता। और तुम क्या करोगे? रीदा ने शामी को शर्म दिलाते हुए कहा, तुम मेरी मोहब्बत को ललकार रही हो। अगर मैं जोश में आ गया तो ये टेंट भी करवा लूँगा और इसी तरह बारात लेकर आऊँगा, शामी ने पुरजोश होकर कहा। तो रिदा हंसने लगी। इन दोनों की जोड़ी और नोक-झोंक उसे अच्छी लग रही थी। लो भाई, अब तो झगड़ने लगे, चलो शाबाश, बाहर जाकर लड़ो, अब मेरा कमर आराम का वक्त है। स्वामी ने नहाकर हल्के आसमानी शलवार कुर्ते में मलबूस बाहर निकले और इन दोनों को अपने इसी मखसूस नरमो शहद आगही लहजे में डांटा। सुमन हैरान हो रही थी कि वो गुस्सा इनको क्यों कर आया था। गुस्सा और सामी दो मुतजाद चीज़ें थीं उसके नज़दीक, मगर उसे ये मानना पड़ा कि सामी ही अली हैं और अली ही सामी थे। जी भाईजान, शामी ने मासूमियत से कहा। जी भाई की जान, चलो शाबाश, बाहर निकलो, सामी ने उसे बच्चों की तरह प्यार पुचकारते हुए कहा। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और फिर सुमन की तरफ देखा। ओके भाभी जान, गुड लक एंड गुड नाइट, दोनों ने एक साथ कहा और दरवाजे की जानिब बढ़ गए। सुमन की नज़रें मुसलसल सामी पर मरकूज थीं, जो हल्के आसमानी लिबास में भी बेहद निखरे निखरे लग रहे थे। इनका दराज कद नुमाया हो रहा था, लब मुस्कुरा रहे थे, आंखें जगमगा रही थीं। सुमन इन्हें मोहब्बत और अकीदत से देख रही थी। बहुत प्यारा लग रहा हूँ ना, और आपको मुझ पर प्यार भी बहुत आ रहा है ना? सामी दरवाज़ा लॉक करके वापस पलटे और उसे अपनी जाने मुतवज्जो पाकर दोनों बाजू सीने पर बांधकर मुस्कुराते हुए शोख लहजे में कहा। तो वो जैसे ख्वाब से हकीकत में आ गई, सिटपटाकर नजरें ही नहीं, उसने अपना सर भी झुका लिया था। वो सच्ची तो कह रहे थे, उसे इन पर बेपनाह प्यार आ रहा था, और क्यों ना आता। उन्होंने उसकी खातिर खुद को उसकी मोहब्बत के सांचे में ढाल लिया था, उसकी खातिर खुद पर जबर किया था, मुशक्कत की थी। सामी उसकी कैफियत से महफूज होकर हंस पड़े और फिर साइड टेबल के नीचे वाली दराज का लॉक खोलकर उसमें से एक खूबसूरत डब्बा निकाला और दराज बंद करके डब्बा लेकर उसके ऐन सामने बहुत तसल्ली से आ बैठे। ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे फिर से गुस्से में आकर मत उतार देना। ये सीमा के जरिए मुझ तक पहुंची थी। सामी यानी सारम अली ने वही अंगूठी जो उसे पहले भी पहनाई थी और उसने गुस्से में सीमा के सामने उतार फेंकी थी, उसकी उंगली में पहनाते हुए कहा। सुमन को लगा जैसे वो ख्वाब देख रही है। उसने इस कैफियत में आंखें मूंद लीं, जैसे हकीकत और ख्वाब का फ़र्क महसूस करना चाहती हो। सामी ने उसकी कैफियत पर मुस्कुराते हुए नरमी से कहा, यह ख्वाब नहीं है, हकीकत है मेरी जान। मैं वही हूँ, मोटा सोमू सामी, जो सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी तरफ तवज्जो देने के काबिल हुआ था। मेरे पास दौलत कमाने का वक्त भी था और फुर्सत भी, लेकिन जब तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल में घर कर लिया तो मैंने तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत के लिए बहुत सारा वक्त भी निकाल लिया और फुर्सत भी। फिर तो हर लम्हा हर पल तुम ही सोचों और ख्यालों का महवर बनकर रह गई थी। तो अली बनने का ड्रामा क्यों किया मेरे साथ? उसने पलकें उठाकर उनका चेहरा देखा। भाई, इसमें सारा कसूर मेरा नहीं था, तुम्हारे भाई बहनोई और होने वाली, बल्कि अब तो हो चुकी हैं भाभी यानी सीमा का प्लान था ये। तुम सबको अपनी शरारतों से तंग करती थी ना, सो सबको ये बहाना हाथ आ गया और तुम्हें बड़ी होशियारी से सबने मिलकर बेवकूफ़ बनाया। नहीं, ये लफ्ज़ नामुनासिब है मेरी सुमन जानू के लिए। यूँ समझ लो कि तुम्हें आजमाया गया था कि तुम सामी को याद करती हो या नहीं। तुम्हें तो सामी ने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया था, है ना? वो शोख व शरीर लहजे में बोले। आपसे किसने कहा? वो बौखलाकर बोली। सीमा ने, जो तुम्हारी दोस्त भी है और हमराज भी। उसने मुझे तुम्हारी हर कैफियत और हालत से बाखबर रखा था। याद है सी साइड पर जब हम मिले थे तो वो इत्तेफाक नहीं था। सीमा ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि तुम रोती हुई वहाँ गई हो, सो मैं भी वहाँ पहुँच गया। वो मुस्कुराते हुए उस पर इंकशाफात कर रहे थे। सीमा, चीटर, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। आप सबने मुझे इतना परेशान किया, मेरे एग्ज़ाम का भी ख्याल नहीं किया। अगर मैं बुरे ग्रेड में पास हुई ना तो किसी से भी बात नहीं करूँगी। वह खफगी से बोली। मुझसे भी नहीं? सामी ने उसकी थोड़ी पकड़कर प्यार से पूछा। नहीं, क्योंकि मरकज़ी किरदार तो आप ही थे ना इस ड्रामे का। मेरी हीरोइन तो तुम ही थी ना। वैसे मुझे बहुत लुत्फ़ आ रहा था।
تمہارے ساتھ علی بن کر ملنے میں، تمہارا غصہ اور پھر یہ احساس کہ تم دو بھائیوں کے درمیان کسی فساد یا نعت کا سبب نہ بن جاؤ، اور شادی سے انکار نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ شکر ہے معاملہ سنبھل گیا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جاتی۔ آپ تو اتنا دھیما اور نرم لہجہ رکھتے ہیں، پھر اس روز اتنا غصہ کیسے آ گیا آپ کے اندر؟ اور آپ تو علی بن کر اور ہی غصے میں بات کرتے تھے۔ سمن نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس کر بولے، کچھ نہ پوچھو میری جان، صرف تمہارے لیے مجھے سیما اور شامی نے، خرم اور حسن نے پوری طرح ٹرین کیا تھا۔ سچ ہے تم پر غصہ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، مگر شادی سے انکار والی بات پر ان سب کے ہدایت پر عمل کرنا پڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے تب سے اب تک میں سارا وقت ڈرتی رہی کہ آپ نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، ہم آپ سے اب سے آخری سانس تک پیار بھرا سلوک کریں گے جانے من سمن۔ سچی یقین چاہیے یا ابھی چاہیے؟ سامی یہ کہہ کر اس کے چہرے پر جھکے تو سمن کو یوں لگا جیسے اس کے شبنم سے رخساروں پر ہونٹ رکھ دیے ہوں۔ اس کی روح تک ان کے پیار کی حدت سے دہکنے لگی۔ سمن نے فرتے مسرت سے بھیگتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو سراپے محبت بنا بیٹھا تھا۔ اپنے گزشتہ رویے پر اسے بے اختیار رونا آیا تو وہ بے اختیار ان کے شانے پر پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ ارے پگلی، روتے تھوڑی ہیں، سامی نے دھیرے سے ہنس کر کہا اور اس کے گرد اپنے مہربان باہوں کا حصار کھینچ لیا۔ وہ اس کے آنسوں کا سبب بھی خوب سمجھ رہے تھے۔ بس میری جان، تم نے معذرت کر تو لی تھی، تو پھر اب ان آنسوں کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، بس رو نہیں۔ ادھر دیکھو۔ سامی نے اس کا چہرہ تھوڑی پکڑ کر اوپر کیا۔ آپ تو بہت قابل ہیں اور اہل بھی ہیں میری محبت کے۔ آپ نے تو بہت پہلے مجھے اپنے حسن سلوک سے جیت لیا تھا۔ میں جانتی نہیں تھی، مگر یہ سچ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی، اور اب مجھے اپنی محبت پر فخر ہے۔ سمن نے حیا آلود مسکان لبوں پر سجا کر انہیں دیکھتے ہوئے دل سے اپنی محبت کا اقرار کیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ سیما نے مجھے بتایا تھا، مگر تمہاری زبان سے سن کر میری خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مارے خوشی کے میں پھر سے پھول کے کپا نہ ہو جاؤں، سامی نے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اللہ کتنی حسین دل نشیں ہے تمہاری ہنسی، یہ تمہارے رونمائی کا تحفہ ہے، فرانس والا، باقی گفٹس بعد میں دوں گا۔ وہ اپنے کوٹ سے ایک بریسلٹ نکال کر پہناتے ہوئے بولے۔ سمن کا روم روم مہک اٹھا تھا، دل روح پر خوشی اور مستی کا عالم تھا۔ سنو، اگر میں درمیان میں پھر سے موٹا ہو گیا تو؟ سامی نے مذاق کیا تو ٹائیگر ہے نا ارہم کا، بس اسے ایک اشارہ کر کے ضرورت پڑے گی اور بس۔ وہ ارہم کے ریشین کتے کا نام لے کر شرارت سے بولی، نہیں یار، یہ غضب مت کرنا، میں اب خود کو فٹ رکھوں گا، اب یہ رسک بھی نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے تمہاری محبت کا تادم آخری سانس تک چاہیے۔ وہ ہنس کر بولے تو اس نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا، اس کے لیے تو اب میری صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ مجھ پر کبھی غصہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے میری جان۔ ہم تو پیار کرنے والے ہیں، اور سمن جانے من، میں حقیقتاً فطرتاً مزاجاً اور عادتاً بہت دھیمے مزاج کا مثبت سوچ رکھنے والا نرم خو اور سلاجو آدمی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بولے، مگر میں تو نہیں ہوں، مجھے تو غصہ بھی آتا ہے اور میں زور زور سے بھی بولتی ہوں، چیختی بھی ہوں، لڑتی بھی ہوں۔ اگر آپ میری بات نہیں مانا کریں گے یا میرا خیال نہیں رکھیں گے اور مجھے آپ کی محبت میں کمی محسوس ہوگی تو میں تو آپ سے لڑائی بھی کیا کروں گی۔ سمن نے صاف گوئی سے کہا۔ انہیں اس کا یہ انداز بے حد پسند آیا۔ مسکراتے ہوئے بولے، چلو کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ رہ کر میں بھی یہ سب اوصاف سیکھ جاؤں گا۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں سیکھیں گے، نہ مجھ پر غصہ کریں گے اور نہ ہی مجھ سے کبھی لڑیں گے۔ وہ جلدی سے بولی، اور تم جو مجھ سے لڑا کرو گی وہ؟ سامی نے پوچھا، وہ تو میں پیار میں لڑوں گی نا؟ سمن نے شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے معصومیت سے کہا، تو میری جان، ہمیں پیار میں بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولے، جی نہیں، آپ کو صرف پیار کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی صرف مجھے۔ اس نے بڑے روب اور استحقاق بھرے لہجے میں کہا۔ سامی تو دیوانے ہی ہو گئے اس کے اس پیار بھرے انداز پر۔ اگر دل نے کسی اور کے لیے گنجائش نکال لی تو میں آپ کی جان نکال لوں گی۔ سمن نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیار بھری دھمکی دی، اوہ میری جان، تمہارے بعد اب اس دل میں کسی اور کے لیے گنجائش ہی کہاں رہی ہے؟ اندر باہر تم ہی تم ہو، میرا پیار تم ہو، تم ہی تو ہو۔ وہ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے محبت بھرے شہد آگیں لہجے میں بولے، سچ سامی؟ وہ خوش ہو کر بولی، سچ سمن، تمہارے اور میرے اس ملن کی طرح میرا پیار، میری محبت، میری چاہت صرف تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے۔ سامی کے پیار بھرے لہجے کی خوشبو نے اس کی روح کو مہکا دیا اور وہ مسرور اور پرسکون ہو کر شرمیلے پن اور مسرت و انبساط سے مسکراتے ہوئے ان کے محبت بھرے وجود میں سما گئی۔